जो रियल एस्टेट पे कैश आता है, जो ब्लैक मनी आती है, क्या वो पॉलिटिशियंस का होता है, किसका होता है जो रियल एस्टेट में पैसा आता है? तो बड़ा सेटबैक है। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप कभी भी नोएडा अथॉरिटी में या किसी भी अथॉरिटी में पेपर चेक करने हैं तो आप हम्म। कभी किसी के साथ मत जाइए, हमेशा अकेले जाइए। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो क्या है कि थोड़े से अमाउंट में पूरी फाइल क्लियर करके आपको दिखा देंगे। बड़ा कंट्रोवर्सी चीज मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बोलिए सर, जरूर, इसी लिए चंद बुलाया पैसों आपको। के लिए वो क्लियर फाइल आपको दिखा देंगे कि नहीं, ये फाइल ठीक है, आप परचेज कर सकते हो। और मेरे साथ मतलब यही हुआ। अथॉरिटी अथॉरिटी के अंदर यस, आपको गोची दिखा देंगे? यस, यस, और ये अथॉरिटी वाले बंदे करते हैं? यस। तो हमें वहां जो फाइल दिखाते हैं, क्या हम वो देखते नहीं, चेक नहीं कर पाते, ये जो नहीं, नहीं, दिखा वो रहे हैं? उससे वो पेपर हटा देते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, लेकिन पूछूंगा। मैं चाहता हूं दर्शकों को असली का पता लगे। बिल्डर कहाँ कहाँ दाल में काला करता है, कहाँ कहाँ गोची दिखाता है, जो बंदे को पता नहीं चलता, और ब्रोकर को कई बार मालूम होता है, लेकिन ब्रोकर अपने कमीशन के चक्कर में बताता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बिहाइंड स्टोरी पॉडकास्ट विद योर होस्ट रवि सचान। और दोस्तों, ये जो स्टोरी बिहाइंड स्टोरी सीरीज पॉडकास्ट है, यहाँ पे हम सक्सेसफुल लोगों की लाइफ की जर्नी से, उनकी जिंदगी के वो टर्निंग पॉइंट्स वो निकालते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप उनसे सीख सकें और अपनी लाइफ में उनको अप्लाई कर सकें। सो दिस स्टोरी बिहाइंड स्टोरी इज नॉट जस्ट नॉर्मल पॉडकास्ट। यहाँ पे हम लोगों की लाइफ में उन पॉइंट्स को अनकवर करते हैं जो हिडन है, जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, और स्टोरी के माध्यम से आपके सामने हम रखते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक रियल एस्टेट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है। और रियल एस्टेट के बारे में से बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में लोग ओपन बात नहीं करना चाहते। राइट, चाहे वो बिल्डर से जुड़ा हो या आपके सवाल हो या मार्केट से जुड़े हो। तो हमारे साथ में जो आज गेस्ट है दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर अनूप सचान। वो 25 सालों से नोएडा रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया है। एंड नॉट ओनली सक्सेसफुल बिजनेस, बट ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट बिजनेस। सो आज बात करेंगे उनसे रियल एस्टेट की बिजनेस के बारे में। एज ए कस्टमर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड विल बी हैविंग ग्रेट टाइम टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। सो अनूप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में, स्टोरी बिहाइंड स्टोरी। एंड आई नो यू आर बिजी पर्सन, उसके बावजूद आपने टाइम दिया है। रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर अनूप जी। धन्यवाद रवि जी, बुलाने के लिए। सो आज रियल एस्टेट के उन मुद्दों पे खुल के बात करनी है जो बहुत से लोग नहीं करते हैं। इसीलिए आपको बुलाया। मुझे पता है कि आपका जो काम है और आपका जो तरीका है बहुत ही ऑनेस्ट है और ब्लंट है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो बिफोर वी टॉक अबाउट द रियल एस्टेट एंड ऑल द सक्सेस एंड द मनी वट एवर, लेट्स स्टार्ट। आपकी जिंदगी के उन दिनों में चलते हैं जहां से आपने जिंदगी शुरू की थी। तो क्या आप थोड़ा बात करना चाहेंगे अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्ट किया, एंड योर अर्ली डेज ऑफ लाइफ, उसके बाद थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद मैं लखनऊ आया। और लखनऊ में मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट किया, और फिर मैंने क्लार्क होटल में जॉब से मेरी मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है खत्म होती है और जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। फिर मैं उसी बीच नोएडा आता हूँ 95 में। और हम्म। मेरे एक दो फ्रेंड थे जो कि रियल एस्टेट में थे। मुझे मतलब पता नहीं था कि रियल एस्टेट क्या चीज होता है। जनरली हम्म। हम लोगों के यहाँ तो रियल एस्टेट का बिजनेस मतलब बड़ा ही हम्म। नोटोरियस और थोड़ा बाहुबली वाला राइट। माना जाता है। तो राइट। ये राइट। लगता था ये कैसे कर पाएंगे। खैर दिल्ली आया तो नोएडा में ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री है और इसको हम एक कैरियर की तरह चूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके यहाँ पे कुछ काम चालू किया। उस समय अंसल बिल्डर हुआ करते थे, अभी भी है फिलहाल। तो हाँ उनका हाँ। कुछ प्रोजेक्ट था, वो मैंने चालू किया। और यहाँ से हमारी फिर लाइफ जर्नी एक स्टार्ट रियल हुई। एस्टेट की शुरू शुरू करेक्ट। होती है। और फिर आज अप्रोक्सीमेट मुझे 27 ईयर हो गए हैं नोएडा में काम करते हुए। तो मैं हम्म। काफी फील्ड, मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जयपुर, लखनऊ, काफी जगह काम किया। करेक्ट। ये है सो story। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर लखनऊ में आपने टूरिज्म में कोर्स किया, बट आई वांट टू नो द लाइफ ऑफ योर बचपन की जिंदगी, वो कैसी थी? क्योंकि ठीक है, आप ग्रेजुएशन में तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, बट उसके पहले की लाइफ में थोड़ा बात करना चाहेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। नहीं, पहले क्या है कि मेरे फादर बेसिकली डॉक्टर थे। तो मैं मोस्टली जहां जहां फादर का ट्रांसफर होता रहा, मैं भी उनके साथ मूव करता रहा।
अच्छा। और उन दिनों में कोई जिंदगी के बहुत बड़े कोई गोल नहीं हुआ करते थे, तो पहले ये था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। फिर जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लखनऊ आया, तब मैंने वहां पे पीजी में एडमिशन लिया और जिंदगी फिर चालू वहां से होती है। आप, राइट वहां से फिर राइट मैं राइट। ग्रेजुएशन में तो ज्वाइन आप गांव में नहीं रहे, राइट? गांव में बहुत ज्यादा नहीं, नहीं रहे आप, गांव में बिकॉज कभी आपके नहीं, नहीं गांव कभी रहे नहीं नहीं रहा। गांव में। हाँ हाँ। हाँ, ओके, ठीक है। लेकिन मैं तो वहां के जैसा, परिवेश से भली भांति वाकिफ हूँ, ऐसा नहीं है। वाकिफ हैं आप, राइट हाँ, राइट, यस, मेरा, अच्छी तरह वाकिफ हूँ, यस यस। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि आप नोएडा में आके जब रियल एस्टेट में आए, तो आपका रियल एस्टेट के बारे में धारणा थी कि ये बाहुबली लोगों का बिजनेस है, एंड इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपने स्टार्ट किया। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप रियल एस्टेट में आए, तो क्या ये आपकी प्लान जर्नी थी कि मुझे, आपने जब ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद फिर आपने टूरिज्म का जो कोर्स भी किया, तो क्या उस समय आपने सोचा था कि भाई अब दिल्ली जाएंगे तो रियल एस्टेट का ही काम करना है, या कोई ऐसी बात हुई, घटना हुई जिससे आप रियल एस्टेट में कोइंसिडेंटली आप आ गए रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर? ऐसा हाँ, कुछ था ये क्या? कोइंसिडेंस है, बिल्कुल कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं क्लार्क में था, फिर मैं नोएडा में था, मेरा ट्रांसफर हो रहा था खजुराहो। क्योंकि मैंने अच्छा। खजुराहो देखा हुआ था कि मुझे लगा कि वहां कोई बहुत फ्यूचर हाँ प्रोस्पेक्ट हाँ। नहीं है, कल के लिए यदि जॉब नहीं होती तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड था, क्योंकि वो भी जॉब करता था, मैं भी जॉब करता था, लेकिन मैं देखता था वो पैसे बहुत खर्च करता था, क्योंकि पैसे आते थे उसके पास। भाई जॉब हाँ, में तो लिमिटेड सैलरी मिलती है, तो उसमें हम राइट। अपनी नॉर्मल जिंदगी, रोजमर्रा की चीजों में और उसमें ही बिजी रहते थे। तो मुझे लगा राइट नहीं, ये कुछ मतलब एकदम पैसा आता है इसमें। तो वैसे बट नेचुरल राइट है उस राइट। टाइम पे, मतलब आदमी अट्रैक्ट होता है उसकी तरह। तो मैंने उससे समझा हम्म। कि, फिर मैंने क्या है, जॉब रिजाइन कर दिया, फिर मैंने उससे समझा कि ये कैसे करते हैं। तो उसने बताया कि इसके ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं। फिर मैंने घर में जरूर डिस्कस किया, तो मेरे फादर ने चूंकि मना किया सबने, ये किस बिजनेस पे जा रहे हो तो मतलब उन्होंने सोचा ये मेरी मतलब दूसरी जिंदगी चालू हो रही, जिसमें कि हम्म बदमाशी और ये सब होगा। और हम्म बेईमानियां भी बहुत होती हैं, कि हम्म मुझे हम्म उनको लगा कि लग रहा है ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम्म ये मुझे विश्वास था कि मुझे गलत कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम्म यदि गलत जब मैं करता, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट फैमिली का हम्म सपोर्ट था ही मुझे। हम्म, तो मैंने कहा नहीं, इसको करते हैं और देखते हैं क्या होंगे चैलेंजेस। तो इनफैक्ट तो मुझे ओके। पहले मैप वगैरह भी देखने नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे सीखा मैं कि कैसे मैप हम्म देखते हैं, कैसे क्या मतलब बात करते हैं लोगों से। और हम्म शुरू से ये था कि काम ईमानदारी से करना है, काम हो हम्म ना हो, करूंगा हम्म, ईमानदारी से। क्योंकि ओके। बेसिकली क्या है, लोग इसमें अपनी हार्ड मनी लगाते हैं। भाई हम्म, जिसके पास जो पैसा है वो लगा देता है रियल एस्टेट वो में लगा पूरा, देता है रियल क्योंकि उसको एस्टेट, घर राइट। चाहिए। और घर आदमी की समझिए प्राथमिकता होती है एक तरह से। अब वो हम्म। पैसा पूरा लगा दिया उसने, और फिर उसके साथ कुछ चीटिंग हो जाए या गलत जगह उसका इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो करेक्ट। क्या गुजरेगा। और राइट तो राइट। इसलिए मतलब ये मेरा डे वन से रहा और आज तक है कि काम मैं ईमानदारी से करूंगा। बहुत ज्यादा काम करने का नहीं रहता है कि मैं मतलब काम करना ही करना है, लेकिन ये है जो हम्म, करना है ईमानदारी से करना है, जी, और लोगों के पैसे को सेफ रखते हुए करना है। ठीक है। तो यहाँ पे तीन बातें आई। पहली बात ये कि आप रियल एस्टेट में, आपको कोई प्लान नहीं था, आप आए किसी दोस्त के माध्यम से, क्योंकि आपको वहां जाना नहीं था खजुराहो, और फिर उन्होंने आपको रियल एस्टेट में हाथ पकड़ के सिखाया, राइट, नंबर वन। नंबर टू, आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में आए, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ रियल एस्टेट को आज भी, अभी भी लोग रियल एस्टेट को बोलते हैं यार ये तो मतलब, अब तो इतनी मार्केट जबकि डेवलप हो चुकी है। तो तीसरा, उस समय क्या आपका, आपकी शादी हो चुकी थी, आपने अपनी वाइफ से पूछा था, या उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी? मतलब जो आपने रिस्क लिया उस समय, तो आपके फादर साहब आपके साथ थे, वो मना कर रहे थे, तो दैट टाइम सिचुएशन क्या थी? अगर रियल एस्टेट में नहीं चला, अगर फेल हो जाते, तो सोचा था कि रियल एस्टेट नहीं चला तो क्या करूंगा, कभी ये विचार आया था उस समय? क्या शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई थी मेरी। मतलब ये था हम्म। मेहनत करेंगे। और इनफैक्ट मेरे फादर ने मुझे एक, उस समय मारुति 800 ही गाड़ी हुआ करती थी, उन्होंने मुझे गाड़ी दी। हाँ। और उन्होंने बोला कि ओके। भाई, बड़ी होती ना, स्टूडेंट थे कि गाड़ी होना चाहिए, करते गाड़ी खुद थे होना नहीं चाहिए। कुछ। तो हाँ। उन्होंने मुझे पैसे दिए कि तुम गाड़ी परचेज करो, मैंने गाड़ी परचेज की। अपना ओके। जो जनरल होता है, इधर घूमना उधर घूमना, वो चलता रहा जिंदगी का। फिर जब मैंने रियल एस्टेट काम स्टार्ट किया, तो जो
जॉब में जो सर्टेन पूंजी बची हुई थी वो मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। खत्म फिर हो ये गई। होता है कि मतलब मुझे ये था कि अब मैं क्या करूंगा इसके बाद। फिर मैंने अपनी गाड़ी हम्म। सेल कर दी। फादर ने पूछा तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने पैसे जो है वो एफडी कर दी, गाड़ी की जरूरत नहीं है, हम्म। और क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। फिर मैंने क्या किया, उस दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में ऐड आते थे रियल एस्टेट के। तो हम्म। मैंने क्या किया, बैक पेज बुक किया पूरे साल की। और जो अच्छा। पैसे थे, मैंने लगभग 2 लाख के आसपास थे, मैंने पूरे वन हाँ। शॉट में पेमेंट कर दिया 1 साल के ओके। लिए। हाँ हाँ। मैंने सोचा कुछ ना हो, मैं ऐड देना चालू करता हूँ। हम्म। लेकिन हाँ, उस ऐड से मुझे बहुत फायदा हुआ। उससे क्या हुआ कि हम्म। कंपनीज, मुझे मतलब लोग कॉल करने लगे, क्योंकि उन दिनों हम्म। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर के बैक पेज में ऐड देना बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। और मैंने हम्म। रेगुलर बैक पेज पे ही ऐड देता था मैं। तो हम्म। उससे धीरे धीरे लोगों से फोन आने चालू हुए। फिर क्या है कि जैसे कि मैं पेपर पढ़ता था, उसमें देखता था कि कौन सी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, हम्म। एक्सपेंशन कर रही है या रिक्रूटमेंट कर रही है पर्टिकुलर किसी हम्म। जगह में, नोएडा में। तो यानी कि हम्म। वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना स्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं। तो मैंने हम्म। उनको कैचअप करना चालू किया। तो धीरे धीरे फिर ये हमारी अपना रियल एस्टेट का हमारा ये चलता चला आया। हम्म। और शुरू में एक्चुअली मैंने लीजिंग पे ज्यादा ज्यादा विशेषकर ध्यान दिया, बल्कि टाटा केमिकल्स वगैरह जैसे विप्रो वगैरह के बड़े क्लाइंट थे, तो हम्म। लीजिंग में मैंने काफी फोकस किया शुरू में। और जी फिर तो मैं एक राइट, या प्लीज कंप्लीट कंप्लीट प्लस प्लीज। अंसल, मतलब नोएडा में एक ही बिल्डर हुआ करते थे, अंसल। मैंने उनका भी हम्म। एजेंसी ली और उनका काम चालू किया। और प्लस लोकल जो मार्केट था नोएडा का, वो हम्म। मैंने इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल और कमर्शियल वो चालू किया। करेक्ट। सो एक बहुत बड़ी यहाँ पे लेसन है, सीखने वाली बात है। देखिए, जब आपने अपने पापा की गाड़ी को बेचा और उससे जो आपको पैसा आया उसको आपने आगे भविष्य में काम आएगा, खराब दिनों के लिए आपने उसको बचा के नहीं रखा। आपने पूरा का पूरा पैसा उसको बिजनेस में डाल दिया, मार्केटिंग में खर्च कर, इन्वेस्ट कर दिया, जो लोग नहीं करते हैं। यस। राइट। और ये जो करेज आपने दिखाया, जो करेजियस डिसीजन लिया, मुझे ऐसा लगता है, या हो सकता है आप भी एग्री करें कि आपने बोला भी कि वो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वहां से आपकी जो मार्केटिंग हुई, जो पॉपुलैरिटी और जो लोगों ने आपको फोन करना स्टार्ट किया, क्या यही आपके करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आप बोलेंगे स्टार्टिंग में जो सक्सेस आपको मिलना शुरू हो गई? इसके बारे में क्या यस। बोलना चाहेंगे आप? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। हम्म। मतलब मैंने देखा कि जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका एटलीस्ट 4-5 टाइम्स मुझे रिटर्न मिला। एक साल के और अंदर? इस, यस, 1 ईयर में। ओके। ओके। और तो इसके आपने 10 लाख रुपए बाद कमाए? जी जी। यस, प्लीज कंटिन्यू। रेगुलर हम्म। मैं फिर मतलब मेरा शुरू से ये रहा कि मैंने हम्म। पेपर में ऐड के लिए मैं हम्म। मंथली पेमेंट ना करके वन शॉट में ईयरली वन पेमेंट शॉट करता करते थे? था, वन शॉट राइट करता राइट। था कि अब वन मुझे शॉट। ये तो देना ही देना है। हाँ हाँ हाँ। और उससे मुझे बहुत ज्यादा बैकअप मिला। और उससे हम्म। मतलब लोगों ने भी जाना। और चूंकि मैं शुरू में बेसिकली जब लीजिंग का काम करता था, लीजिंग में मोस्टली बड़ी कंपनी ज्यादा मैं टाई बड़ी अप कंपनी करता था। होती हाँ, है, राइट राइट उससे राइट। क्या होता था, फिर मैं उनके पैनल में आ जाता था। हम्म। जैसे इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक हुआ करता था, उनके साथ काम हम्म। किया। तो जो बड़ी कंपनी के पैनल में आने के बाद की ऑटोमेटिक हमें कुछ बिजनेस वहां से भी मिलता रहता था। ओके। तो एक यहाँ प्रश्न ये उठता है अनूप जी, कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसी, या तो आईपीसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हैं, या बड़े रियल एस्टेट के साथ में काम करते हैं जो बड़े ब्रोकर होते हैं। पर उस समय आपका शुरुआती दौर था, बहुत ज्यादा उस समय आपके पास सक्सेस भी नहीं थी। नहीं, तो फिर आपने बीइंग ए स्मॉल प्लेयर और आपने स्टार्ट किया था गेम को, फिर आपने बड़ी कंपनी के पास पहुंचे कैसे, वो बताओ ना सर, कैसे किया वो? हमारे एक मित्र थे, तो वो एक बार यहाँ नोएडा आए, उनको कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। ओके। तो मैंने उनको स्पेस दिखाए। और चूंकि वहां पे मेरा आना जाना काफी था, मतलब मैं लोगों को दिखाता था, धीरे धीरे उस कंपनी में सोमदत्त बिल्डर हुआ करते हैं, उनके हम्म। यहाँ मेरा काफी आना जाना हो गया, क्योंकि मैं मेहनत काफी करता था। हम्म। तो वो मैंने टाटा केमिकल्स की डील थी, उसमें काफी बड़ी बड़ी हम्म। कंपनियां, सीबीआरई हम्म। थी, एक दो बॉम्बे की कंपनियां थी, हम्म। एंड जेएलएल वगैरह थी। लेकिन हम्म। मेरी मेहनत का नतीजा है, और यह कहिए कि मैं लगा हुआ था पूरी ईमानदारी से, वो डील में क्रैक कर गया। उसके बाद से मेरी ओके। फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद फिर मैंने मैक्सिमम बड़ी कंपनियों के साथ ही काफी काम किया। और फिर धीरे धीरे मैंने रियल एस्टेट में जो नोएडा में जो रीसेल वगैरह के जो है इंडस्ट्री और ये सब भी चालू किया साथ साथ में।
क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या ओके। है कि लीजिंग में टाइम काफी लगता है, 3-4 मंथ हम्म। एक डील में क्रैक करने में लग जाता है, लग जाता है। फॉर्मेलिटीज काफी होती है। तो आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली आपको, जो आपके पास आते थे उनके थ्रू आप वहां पहुंचे और आप सिंसियरिटी से लगे रहे। दो की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सीबीआरई, जेएलएल, जो कि आईपीसी है उनके सामने, पर फिर भी आपने हार नहीं मानी और आपने डेडिकेशन और ऑनेस्टी से काम करते हुए आपने वहां क्रैक किया, और एक बार बड़ी डील क्रैक हुई फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, राइट? और उस जी। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते चले गए, बजाय कि बड़ी बड़ी गाड़ी जो रियल करते हैं, रियल एस्टेट के लोग, कि भाई पैसा आया तो उसको वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आपसे। आप 1998 में आप एक कंपनी फॉर्म हुई, सचान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सचान स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट? ये 1988 में आपने यस। कंपनी फॉर्म की थी, राइट? यस। और आपने हर तरह के रियल एस्टेट में काम किया, रेजिडेंशियल लैंड, कॉमर्शियल, इश्यू आप बना बताया भी। तो पहला प्रश्न यही है इसमें से कि देखो, रियल एस्टेट जो बिजनेस है, ये लोगों को लगता है रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस है, ज्यादा जो लोग सोच के आते हैं। और यस। 87%, मैं रिसर्च पढ़ रहा था, 87% लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में 5 साल के पहले ही निकल लेते हैं। 5 साल छोड़ो, 1 साल में लोग छोड़ देते हैं, चलते नहीं है। उनको लगता है एक डील करके वो करोड़पति बन जाएंगे। तो इतना लंबा टाइम, आपको 27 साल हो गए और आप अभी भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और कोई ऐसा भी नहीं कि किसी का हेर फेर हुआ। आपने कहा कि ऑनेस्टी से काम किया। तो ये 27 साल आप कैसे गेम में टिके रहे, और आगे भी आप बड़ी बड़ी आपकी प्लानिंग्स हैं, तो कैसे, मतलब 27 साल टिकने का राज क्या है इस इंडस्ट्री में जहां पे इतनी ज्यादा उथल पुथल होती रहती है? देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। और ठीक है। ये बेसिकली माउथ पब्लिसिटी से ही बिजनेस चलता है। हम्म। और यदि मेरा ये है कि जिस प्रोजेक्ट में जो चीज मुझे पसंद है, या मुझे यदि ऑप्शन, मैं पहले ये देखता हम्म। हूँ कि मुझे यदि पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या मैं करूंगा या हम्म। नहीं करूंगा। ओके। यदि मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तभी मैं दूसरे को सजेस्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं मना करता हूँ कि मैं यहाँ पे डील नहीं करता हूँ, या इस बिल्डर के साथ डील नहीं करता हूँ, इसके साथ नहीं करता हूँ। ये मेरा मतलब बिल्कुल प्राइमरी मेरी मेरा सिद्धांत है, विचार रहता है, प्रिंसिपल है आपका, सिद्धांत राइट? है। प्रिंसिपल। बस मुझे चीज पसंद है तभी मैं करूंगा, अदरवाइज मैं मना करता हूँ। और मैं रेफरेंस भी नहीं देता हूँ कभी भी कि इसलिए हम्म। रेफरेंस या वो रेफरेंस, कुछ नहीं। मुझे पता है कि ये चीज ठीक है तभी मैं करूंगा। और मैं हम्म। बिल्कुल फेयर सजेशन देता हूँ लोगों को कि मेरे हिसाब से हम्म। ये ठीक है, और हम्म। इसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर लोगों को अपना है डिसाइड करते हैं। कभी कभी लोग मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लॉस भी होता है, लेकिन क्योंकि जो लोग आते हैं वो मूड बना के आते हैं कि मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही है। यदि मैं हम्म। मना करता हूँ तो वो ये जरूर सोचते हैं हो सकता है मुझे प्रॉफिट ना मिल रहा हो, इसलिए मैं मना करता हूँ। हम्म। हम्म। लेकिन वो उनकी फिर चॉइस है। मैं नहीं करना है तो मैं अपने कमीशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैं गलत जगह पे बिल्कुल ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ, ना मैं आगे में डील नहीं करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर रियल एस्टेट में। और जो आपने कहा कि भाई आप वो हलवाई हैं जो अपनी मिठाई खुद ही खाते हैं, सिंपल। यस। तो बिल्कुल तो। आपको अपने प्रोडक्ट में इतना विश्वास है कि भैया मेरा जो मिठाई है वो इतनी बेहतरीन है कि मैं पहले अपना कस्टमर मैं खुद ही हूँ, राइट? और जहां पे आपको दो आवाज एक होती है माइंड का, एक होती है दिल की। तो आप ये कह रहे हैं कि माइंड से तो सोचते हैं, लेकिन आप कस्टमर की जगह जाके खड़े होते हैं, यू पुट योर सेल्फ ऑन द कस्टमर शूज। यस। कि भैया कस्टमर का, जो आपने पहले बोला कि लोगों का हार्ड एंड मनी होता है रियल एस्टेट में पैसा, और वो सारी जिंदगी के लोग कमाई कई बार लगाते हैं, राइट? और उस समय आप ये सोच के चलते हैं कि पहले आप पूरा अपना R&D कर लेते हैं बिल्डर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, फिर आपको लगता है कि ये वाइबल प्रोजेक्ट रहेगा, तो ही आप इन्वेस्ट कराते हैं, चाहे उसमें कमीशन कम मिले या ज्यादा मिले, वो सेकेंडरी यस। है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। कमीशन मेरा मोटो नहीं है, क्योंकि मेरा मोटो है क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना, क्लाइंट को अच्छी चीज देना। हम्म। उससे ही मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। कमीशन तो मुझे जितना एक दो मिलेगा, जो एक भी दो है मिल एक जाएगा, दो उससे कुछ नहीं होने वाला। एक दो लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? कोई ऐसा वाकया रहा हो जब आपके पास मौका रहा होगा बहुत पैसे कमाने का, लेकिन किसी कस्टमर ने आपको अप्रोच किया और आपने उनको सही सलाह दी, और बाद में फिर वो उनका फायदा, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? कोई लाइव एग्जाम्पल केस स्टडी आपकी जिंदगी से? एग्जाम्पल है एक्चुअली, नाम लेना ठीक नहीं रहता है बिल्डर्स का या देखिए, किसी आप का। बिल्डर का नाम मत लीजिए, बट आप एटलीस्ट बता सकते हैं, लोकेशन तो बता सकते हैं, कोई डरने वाली बात थोड़ी, जो है सो है। मेरी समझ से नोएडा में जितने भी एनसीएल टीम प्रोजेक्ट गए हैं, सबके लिए मैंने मना किया है। सारे? सारे। तो एक यहाँ कोई प्रश्न प्रोजेक्ट और भी ऐसा आ नहीं, सकता। मैंने एक ओके। कभी भी किसी को एक फ्लैट भी वहां नहीं सेल किया है। कि मुझे डे वन से लगता था कि ये गलत है, क्योंकि नोएडा में देखिए बेसिकली क्या है ना कि
जो लैंड कॉस्ट है हम्म। और जो अथॉरिटी इंस्टॉलमेंट में पे करती है, हम्म। हर चीज की देखिए एक एफएसआई कॉस्ट है आपकी। लैंड करेक्ट। कॉस्ट है, उस एफएसआई हम्म। कॉस्ट हुई, एक आपकी हम्म। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हम्म। सपोज दैट आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एफएसआई मिला के आपको पड़ रही है कोई चीज 2000 सपोज दैट स्क्वायर फीट, दो और हजार बिल्डर उसको राइट। 1500 में सेल कर रहा है, या बेच रहा कभी है। कभी 2000 में सेल करता है, तो दैट्स उसके लिए ठीक है कि वो कुछ फंड रेज कर रहा है, हम्म। लेकिन वो थोड़ा अमाउंट या थोड़े फ्लैट सेल कर रहा है। और जब कोई बल्क में बहुत ज्यादा सेल कर रहा है तो 100% वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अथॉरिटी का जो पेमेंट प्लान होता है 5 ईयर में वो आपको लैंड कॉस्ट डबल कर देता है। हम्म। पहले जो हुआ करता था कि 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर के प्लान हुआ करते थे, अथॉरिटी के पेमेंट प्लान, सारे प्रोजेक्ट उसी में फंसे। हम्म। और पब्लिक भी क्या है कि उसको इससे कम मतलब रहता है चीज हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको ये रहता है कि ब्रोकर हमें क्या डिस्काउंट देगा। हाँ, ये ब्रोकर सब, डिस्काउंट क्या दे रहा है। यस, ये उसको प्रॉब्लम। बिल्डर के रेट उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कोई चीज मतलब नहीं। मिल रही है, उसको ये ब्रोकर क्या डिस्काउंट दे रहा है। बेसिकली उनका फोकस जो बिल्डर की प्राइस लिस्ट है, जो चीज है, उसमें ना होके ब्रोकर की जेब में क्या जा रहा है उस पर उसमें ज्यादा रहता ध्यान है, देता है। तो उनको ऐसा लगता है कि बिल्डर अगर 4,000 में बेच रहा है, अगर ब्रोकर ने मुझे 10 में डिस्काउंट दे दिया तो ये मेरी 400 रुपये मेरी कमाई हो गई, और यही मैं बढ़ा के बेच दूंगा, पैसे कमा लूंगा, ये सोच के आते यस हैं लोग। यस। और चूंकि जो इस बीच में काफी पहले देखिए बिल्डर जो ब्रोकरेज दिया करते थे वो 3, 4, 5% होती थी। हम्म। बाद में बिल्डर आए जिसमें कि अभी भी है कि आपको पता ही नहीं है कि उसमें ब्रोकरेज है कि, मुझे खुद नहीं पता होता है हम्म। कि एक्चुअल की इसमें जो मुझे बिल्डर ब्रोकरेज दे रहा है वो ठीक है या किसी और को ज्यादा मिल रही है। आप सोचिए हम्म। लोगों ने 20% तक ब्रोकरेज दी। बताओ कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप और मार्केट में। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं नोएडा में, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनका विला की कॉस्ट थी 5 करोड़, और हम्म। 1 करोड़ 60 लाख कमीशन दिया है। तो तो बताओ फायदा कितना क्या हुआ। डिस्काउंट आप वो करें। तो प्रोजेक्ट तो जिसका मतलब वो अब वाइबल नहीं चलेगा, नहीं वो, करेक्ट। वही भी इम्पॉसिबल। तो आपने ऐसे तो बहुत सारे लोगों का पैसा बचाया होगा डूबने से, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपसे पूछा होगा और आपकी बात मानी होगी, और बहुत ऐसे हाँ, भी होंगे जो, बने, बहुत ऐसे भी होंगे जो पूछ के भी फंसे होंगे जाके, ऐसा भी हुआ यस होगा। यस, ऐसे ज्यादा है। ऐसे ज्यादा है। ऐसे ज्यादा है, तो फिर उनकी क्योंकि बुद्धि लोगों ठिकाने को आई। सीधा लोगों को ये लगता है कि मुझे उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए मना कर, हाँ। एकदम फैक्ट है ये, लोग यही लेकिन उसके सोचते हैं। बाद तो, उसके बाद तो आपके ऊपर विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि यार अनूप जो बात करता है ये ठीक बात करता है, वाला ही इज हाँ, रियली ओके राइट सर, ओके पर्सन। सर। मतलब क्लाइंट मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो क्लाइंट है, मैं मतलब यदि पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आज तक 27 ईयर से वो हमारे साथ इंटैक्ट। ये रेयर बहुत ही बड़ी क्लाइंट बात है। होंगे जो हमें छोड़ा हो उन्होंने, या मैंने उनको हम्म। छोड़ा हो। मैं क्यों छोड़ूंगा, हम्म। फिलहाल मेरा तो बिजनेस है। लेकिन मैं वो करेक्ट। इंटैक्ट है मेरे से। वो रेफरेंस देते हैं। आज भी हम ऐड बहुत कम देते हैं, लेकिन रेफरेंस से ही चल रहा हम्म। है। अब कुछ हाँ सोच तो रहा हूँ और भी कुछ बड़ा करने के लिए। करेक्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन और, इससे पहले हम रियल एस्टेट के इंटरनल क्वेश्चंस में आए, क्या कभी कोई ऐसा लम्हा था आपके करियर में 27 सालों में जब आप टफ फेज में थे, कोई नुकसान हो गया था, कर्जा हो गया था, और आप एक्चुअली में इस धंधे को छोड़ना चाहते थे, कोई ऐसा लम्हा था, ऐसा कोई टफ टाइम था, शेयर करना चाहेंगे आप। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। हाँ, शुरुआती दिनों में एक बार एक वाकया जरूर हुआ था, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट ही किया था। थोड़े बहुत पैसे आए थे, तो हम्म। एक नोएडा में प्लॉट की डील थी। उसमें क्या था कि अ, एक यहाँ पे जो लोग थे, सब लोग ब्रोकर्स वगैरह, पोस्ट कार्ड होता था या इनलैंड था, वो भेजते हम्म। थे। मैंने क्या किया था कि मैं लेटर हेड पे कुरियर करता था उनको लेटर हमेशा। हम्म। क्योंकि होता क्या था कि उसकी वेटेज ज्यादा होती थी कि कुरियर आया है। हम्म। हम्म। तो एक शख्स थे, वो मेरे पास वो कुरियर लेके आते हैं, बोलते हम्म। भाई आपने ये कुरियर मुझे भेजा था और ये मेरी हम्म। प्रॉपर्टी सेल करनी है। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इसके ओरिजिनल जो रजिस्ट्री या पेपर है वो दिखाइए, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे पेपर जो है कहीं गुम हो गए हैं। हम्म। अच्छा, मेरा क्या रहा, शुरू से कभी लाइजनिंग का वो नहीं रहा बिल्कुल भी, कि मैं जाऊं अथॉरिटी में कुछ अपने पैसे हम्म। लेके उनका काम करवाऊं। मेरा स्ट्रेट रहा है, हम्म। आप सीधे नोएडा अथॉरिटी जाइए और आप हम्म। जाके अपना काम करवाइए जाके वहां। काम कराइए। हाँ बिल्कुल, मैं कभी ना किसी का नाम सजेस्ट किया, ना मैंने कभी उसमें इंटरफेरेंस किया कि नहीं मुझे उसमें भी हम्म। कुछ मिले। मुझे अपनी हम्म। ब्रोकरेज से मैं आई एम मोर हैप्पी। हम्म। तो वो आते हैं, फिर जाते हैं वहां से अपना म्यूटेशन वगैरह कराते हैं, और जब करा के लाते हैं, मीन वाइल मैंने प्लॉट सेल कर दिया वो। हम्म। अब होता क्या है, जब प्लॉट सेल होता है, मैंने उनसे ट्रांसफर, एक्चुअली क्या है, नोएडा में लीज होल्ड लैंड है, तो यहाँ पहले
टीएम होता है। हम्म उसके बाद फिर वो हम टीएम अथॉरिटी हमें देती है, मैं ट्रांसफर अप्लाई हम्म करते हैं हम लोग, फिर अथॉरिटी टीएम देती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर मेमोरेंडम। फिर इसके हम्म बाद लीज डीड होती है या ट्रांसफर डीड होती है। हम्म तो मैं बाई चांस उनसे क्लाइंट से मैंने पैसा लिया, उससे मैं शायद 4-5 लाख लिया उनसे, मैंने उनको टोकन दिया और इसके बाद बाकी पैसा लेने मैं उनके पास गया। तब तक पता चलता है उस मकान में किसी ने ताला लगा हाँ लगा अरे ये क्या है। फिर मैं गया, फिलहाल मैं ताला वाला तोड़ने वाला था, तब तक खैर लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं देखिए नोएडा में ऐसा कभी नहीं होता है, और कि कोई कब्जा कर ले ये तो पॉसिबल नहीं है, हम्म और आप जाइए, यदि वो आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं अपना कार्ड छोड़ के चला आया ऑफिस, और वो शख्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं भाई आप फ्रॉड हो, आपने मेरा प्लॉट बेच दिया। मैंने उसको बोला भाई आप मुझे फ्रॉड बोल रहे हो, आपके पास क्या वो है, कोई एविडेंस है कि आपका प्लॉट है। होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करा के रख लेते हैं, उसकी कॉपी अथॉरिटी में नहीं देते हैं। तो अथॉरिटी को हम्म पता नहीं चलता है कि ये प्रॉपर्टी आगे सेल हो गई। अथॉरिटी को तभी पता हम्म चलेगा जब ट्रांसफर मेमोरेंडम आएगा और उसकी रजिस्ट्री होगी। तो उन हम्म शख्स ने क्या किया, वो प्लॉट 7-8 साल पहले उन्होंने परचेज किया था, और उन्होंने अपना विल कराया और एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड कराया और अटॉर्नी कराई और रख लिया उन्होंने, अथॉरिटी में कोई हम्म इंफॉर्मेशन नहीं दी। हम्म उन शख्स ने क्या किया, उसका फायदा उठाते हुए अथॉरिटी से अपनी मदर के नाम पे म्यूटेशन करा लिया। सब कुछ हम्म अथॉरिटी ने कर दिया। जब अथॉरिटी बिल्कुल। ने सब कुछ कर दिया, मुझे लगा प्रॉपर्टी ठीक है, हम्म मैंने आगे सेल कर दिया। अब क्या हम्म होता है कि जब वो दिखाते हैं मुझे पेपर, तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि उन्होंने बोला कि पेपर खो गए, और पेपर तो जो उनके पास थे और हम्म सब कुछ था। फिर मैंने बोला कि आप मुझे कॉपी दीजिए। फिर मैं रजिस्ट्रार के यहाँ गया, जाके मैंने पूरी सर्च रिपोर्ट निकलवाई, तो पता चला कि नहीं, वो विल, वो एग्रीमेंट टू सेल और अटॉर्नी इस डेट में रजिस्टर्ड हुई है। हम्म फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, अब मेरी गलती है। फिर मैंने खैर ये मैंने उन क्लाइंट को नहीं बताया कि हम्म सर आपके साथ कुछ गलत होने वाला था। मैंने हम्म उनको थोड़ा बहाना बताया कि सर वो डील ठीक नहीं है ये वो, और मैंने अपनी जेब से उनको 5 लाख रुपए वापस किए। क्लाइंट को। और मतलब जो मेरी कमाई थी मेरी सारी चली गई। सारी चली हाँ गई। सारी चली गई, लेकिन वो ऐसे क्लाइंट थे कि प्रतिवर्ष हर धनतेरस पे वो एटलीस्ट हम्म 2 प्रॉपर्टी मेरे से खरीदते थे। हम्म वो सिलसिला चलता रहा। तो ये मतलब एक बड़ा सेटबैक है। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप कभी भी नोएडा अथॉरिटी में या किसी भी अथॉरिटी में पेपर चेक करने हैं, तो आप हम्म कभी किसी के साथ मत जाइए, हमेशा अकेले। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो क्या है कि थोड़े से अमाउंट में पूरी फाइल क्लियर करके आपको दिखा देंगे। तो बड़ा कंट्रोवर्सी चीज मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बोलिए कुछ सर, जरूर इसी तो चंद बुलाया पैसों आपको। के लिए वो क्लियर हम्म, फाइल आपको दिखा देंगे कि नहीं ये फाइल ठीक है, आप परचेज कर सकते हो। और मेरे मतलब साथ यही हुआ। अथॉरिटी अथॉरिटी के अंदर यस, आपको गोची दिखा देंगे। यस, यस, और ये अथॉरिटी वाले बंदे करते हैं। यस। तो हमें वहां जो फाइल दिखाते हैं, क्या हम वो देखते नहीं, चेक नहीं कर पाते, ये जो बंदा नहीं नहीं, दिखा वो रहा है उससे वो पेपर हटा देते हैं। हटा देते हैं। यस, तो फाइल आपको क्लियर मिलेगी। अब तो काफी ठीक है अथॉरिटी में, पहले तो लोग फाइल बाहर ले आते थे। हम्म अब तो तो ठीक है, बहुत अब गलत तो बात। काफी, अब ये सब नहीं होता है खैर अथॉरिटी में। अब मतलब हम्म बहुत टाइट हो गया है। अब अथॉरिटी काफी मतलब वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मेरा ये मानना है कि आप पेपर देखने हमेशा अकेले जाए, कभी किसी को तो मत ले। ये जो आपके साथ घटना हुई, इससे आपने क्या सीखा? जो ये जो आप बता रहे वही सीखा कि भैया डू नॉट ट्रस्ट, वेरीफाई कर लो चीजों को उसके पहले यस, आप कहीं। यस, यस, राइट। कोई भी चीज है उसको सर्च रिपोर्ट और उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और हमेशा वो हम्म आप अपने लेवल पे कराएं, जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसके लेवल पे कुछ मत कराएं। नहीं तो वो तो घुमा देगा, घुमा ही सकता, हाँ राइट, हाँ, नहीं करेक्ट। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब नोएडा में काम हम्म करने वाले हम्म ज्यादातर अच्छे लोग हैं। हम्म। हाँ, लेकिन जो ये वो लोग हैं जो आप बताते हैं ना कि 1 साल में चले जाते हैं, ये वही लोग चले हैं जा जो वही यस, ये जो एक वही साल लोग। में करोड़पति। एक हाँ हाँ हाँ। वो होते हैं ना जो बरसात के, जो बरसात मेढक बोलते हैं, बरसाती मेढक यस, होते हैं, राइट। अदरवाइज लोगों ने बहुत ग्रो किया है नोएडा में, और नोएडा का मतलब बड़ा मेच्योर मार्केट है रियल एस्टेट का, और लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसकी राइट राइट। परसेंटेज बहुत कम है कि जो लोग कम है। गड़बड़ करते हैं या मतलब ऐसा करते हैं। लोग हम्म प्रोफेशनल हैं, अच्छी तरह डील करते हैं, और बहुत अच्छा मार्केट है नोएडा। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, इससे पहले मैं कस्टमर के सवाल पूछूं, एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं यहाँ से। रेरा आने के पहले और रेरा आने के बाद एक कस्टमर, एक बिल्डर
और आप जैसे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स में क्या चेंज आया, मतलब मार्केट में क्या एक्चुअली ग्राउंड लेवल कुछ परिवर्तन हुआ है, या सिर्फ रेरा आ गया वो हवा में, ये एक्चुअली में ग्राउंड में कुछ फायदा हुआ है लोगों को रेरा आने के बाद से? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, रेरा आने से काफी फायदे हुए हैं। और क्योंकि क्या था ना, पहले जो सुपर एरिया कारपेट एरिया का जो था उसका कोई डिफिनीशन नहीं थी। ठीक है। अब काफी, मतलब ये मैं 100% तो नहीं करूँ कहूंगा, लेकिन हाँ हम्म। 80% लोग ठीक करते हैं। 80-90%, 10% आज भी ये चल रहा है। और ओके। उससे क्या हुआ कि जो लोग कंप्लाइंसेस हैं वो कर रहे हैं पूरे। हम्म। आपसे जो बुकिंग है वो बिल्डर तभी लेता है जब आपका रेरा आ चुका होता है। पहले आपके मैप सैंक्शन होते हैं, फिर रेरा आता है। और चूंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी, मतलब सारे पेपर्स रेरा के वेबसाइट पे उनको हम्म। अपलोड करने पड़ते हैं। ओके। और इधर जब से संजू भूस रेड्डी जी आए हैं रेरा के चेयरमैन, हम्म। तब से हम्म। मतलब काफी बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन हुए हैं। ओके। और लगातार हो रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने एक ये किया है कि यदि आप जो पेमेंट किसी बिल्डर को कर रहे हैं और बीच हम्म। में बिल्डर बोलता है कि मुझे आप दूसरे अकाउंट में पेमेंट करिए, तो उन्होंने हम्म। अभी एक नया लिंक दिया है कि आप उस पेमेंट की डिटेल हमें जरूर बताइए। जरूर बताइए, तो करेक्ट। जिससे कि वो वेरीफाई करेंगे कि आप जो रेरा आपने जो नंबर दे रखा है रेरा में, जो आपने अकाउंट नंबर, ऐसा तो नहीं हम्म। आप फंड साइफनिंग कर रहे हैं। और करेक्ट। अभी भी लोग कर हम्म। रहे हैं, अभी काफी चीजें रेरा में सुधार के लिए। अभी मेरी बात हुई थी सर से, तो अभी कुछ सजेशन मैं उनको दूंगा रेरा से हम्म। रिलेटेड। तो आपकी बात होती डॉक्टर संजय जी से, जो रेरा के चेयरमैन नहीं यूपी नहीं, के? अभी मेरी मतलब मैसेज पे बात हुई है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि आप अपॉइंटमेंट लेके तुम नोएडा आएंगे, आप मिलिए आके मुझसे। तो अच्छा। मैं मेरे पास है, मुझे 20-30 मैंने कुछ बना रखे हैं पॉइंट्स जो मुझे हम्म। उनको बताने हैं। अब वो कितना उसमें एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, वो चीजें। ये भी एक अच्छी बात है कि आप उनको सजेस्ट करना चाहते हैं चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, इट्स गुड थिंग, यस। राइट? यस। तो अगर देखा जाए तो रेरा आने के बाद से लोगों में एक पॉजिटिविटी भी आई है रियल एस्टेट को लेके कि भैया अब आ यस, गया तो फ्रॉड बिल्कुल कम बिल्कुल। होगा। यस यस। अब तो हम्म। मतलब बिल्डर, पहले तो लोग प्री लॉन्च के नाम पे पैसे ले लेते थे, अब ले तो वो ले जब राइट। तक रेरा नंबर नहीं आता तब तक वो पैसे लेते ही नहीं है। ले नहीं सकते। ना ना। अगर लेंगे ओनली, तो रेरा उसमें कार्रवाई कर सकता है बिल्डर के ऊपर? हाँ बिल्कुल करेगा, उसमें पेनल्टीज के क्लॉजेज हैं, वो बिल्कुल करेगा। ऐसा ओके। रेयर ही होता है, छोटे बिल्डर यदि कोई है तो वो करता है, अदरवाइज कोई अच्छे कोई बिल्डर आज की डेट में नहीं करता है। रेरा वो आने के नहीं बाद ही करेगा, जो नहीं नहीं, स्टेब्लिश कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं, कोई हम्म। नहीं करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो मतलब रेरा आने से एक तरह से सेफ्टी बढ़ गई है। जो पहले कस्टमर साथ में होता था कि पहले लगा दिया अपनी लॉन्च में, प्रोजेक्ट ही नहीं आया, जिससे बहुत सारे आप एनसीएलटी में देखो कितने सारे केस फंसे पड़े, नोएडा में गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर खत्म हो गए 80%, बिकॉज आप द प्री लॉन्च वाली, राइट? पैसा आ गया, प्रोजेक्ट भी नहीं आया, कुछ मिला नहीं, बस भेज दो भेज दो भेज दो, वही चलता हाँ रहा। अब वो हाँ हो हाँ। नहीं सकता, राइट? अब वो नहीं, अब वो पॉसिबल नहीं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कस्टमर के एंगल से। एक आदमी है जो महीने का 40-50 हज़ार रेंट दे रहा है नोएडा जैसे शहर में, अकेले कमाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि भैया लोन लेके घर ले लो, अपना अपना घर अपना होता है, अपनी छत हो जाएगी, या भैया जैसा रेंट दे रहे हो देते रहो, प्रॉपर्टी महंगी बहुत हो गई है, अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और जब हो जाए तब ले लेना। तो क्या अगर मैं जॉब में हूँ, 50 हज़ार रेंट दे रहा हूँ, तो मुझे लोन लेके अपना नोएडा में घर ले लेना चाहिए, या रेंट पे रहूं और पैसा इन्वेस्ट करूं फिर आगे देखेंगे? तो आपको क्या सलाह है इसके ऊपर लेके? मेरा एक्चुअली आज की डेट में जो सिनेरियो है वर्ल्ड वाइड, हम्म। उसमें मेरा ये मानना है एटलीस्ट आप नई जॉब लगती है तो इमीडिएट आप घर वगैरह मत परचेज करिए। मतलब ओके। एटलीस्ट आप 2 साल बफर लेके चलिए आप, ठीक कि है। एटलीस्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कल के लिए मार्केट जॉब में। जाती है, कुछ होता है, तो एटलीस्ट हम्म। आपके साथ पास 2 साल का बैकअप है। 2 साल का बैकअप बहुत। और हम्म। पैसे आप जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड या इस टाइप की हम्म। चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई हम्म। छोटी इन्वेस्टमेंट क्लास बी क्लास सी सिटी में कर सकते हैं जो अप्रूव्ड हो। ओके। हाँ, आप जरूरी नहीं नोएडा भागिए आप, और भी बहुत जगह है जहां आपको डेवलपमेंट अथॉरिटीज के प्लॉट मिल जाएंगे हम्म। और बिल्डर्स के मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जो उन जगहों पे भी जो बिल्डर के प्रोजेक्ट है वो बस है कि रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओके। तो आप उसमें छोटे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें आपको ठीक अप्रिशिएशन मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको नोएडा वगैरह में शहरों में मूव कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नई नई नौकरी लगी है तो आप रिस्क ना लें,
और अगर थोड़ा पैसा आता है तो साइड भी सिटी में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रेरा से अप्रूव, अथॉरिटी से अप्रूव, वहां पे पैसा बढ़ा के फिर आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, राइट। यस। सपोज किसी का स्टेब्लिश प्लेयर है, 10 साल से जॉब कर रहे हैं और 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, महीने की 2 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, तो क्या आप उनको सजेस्ट करते हैं कि नोएडा में फ्लैट ले लें, रेंट पे घर ले लें लोन पे, या रेंट पे ही रहना चाहिए उनको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल घर परचेज करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस समय जो जेयर एयरपोर्ट आ रहा है और जो इंडस्ट्रीज आ रही है हम्म। उसकी वजह से ग्रोथ काफी हुई है। हम्म। और ये ग्रोथ अभी काफी टाइम चलेगी। तो इसलिए टाइम, मतलब बेस्ट टाइम है कि आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इस समय अथॉरिटीज भी जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में प्लॉट नहीं देती है, 90 डेज में हम्म। 100% पेमेंट ले लेती है। तो हम्म। जो भी अब प्रोजेक्ट यहाँ पे लाएंगे तो वैसे उनकी पॉकेट में पैसे हैं, हम्म। और वो डिफॉल्ट भी करते हैं तो लैंड उनकी अथॉरिटी के पास आ जाएगी, या मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, एटलीस्ट आपका हम्म। पैसा सिक्योर है। हो सकता है मे भी टाइम लगे, लेकिन अब ये हम्म। चीज है नहीं वैसे मार्केट में, और ठीक है मार्केट ओवरऑल। तो अगर मान लो फ्लैट नोएडा में लेना है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला सवाल है कि फ्लैट लेने से पहले, अभी मान लो बुकिंग चल रही है, बना नहीं है, बुकिंग चल रही है, और यही बुकिंग में ही बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो फ्लैट लेने से पहले, मैं फ्लैट लेना चाहता हूं तो मैं बिल्डर के पास जा रहा हूं, तो फ्लैट लेने से पहले मुझे कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा पैसा डूबे नहीं? व्हाट आर द फैक्टर्स एंड क्या पॉइंट है जो मुझे, चेकलिस्ट जो मुझे चेक करना चाहिए बिफोर आई गिव माई मनी टू एनी डेवलपर, एनी बिल्डर? व्हाट आर द देखिए, थिंग्स? फर्स्ट थिंग है रेरा अप्रूव्ड होना नंबर आज। वन रेरा हो गया। नंबर वन रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। हम्म। और रेरा अप्रूव का मतलब ये हुआ कि उनके पूरे प्लान सैंक्शन है, हर हम्म। चीज ओके है। ठीक है। ठीक ये है। कैसे पता लगेगा रेरा अप्रूव है नहीं है? नहीं, वो तो बिल्डर के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको हम्म। उसमें रेरा सर्टिफिकेट दिखाएगा, और आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। आप तो उससे हम बोलिए जाके ऑनलाइन चेक करेंगे, रेरा की साइट पे जाना पड़ेगा? या रेरा की साइट पे जाइए, प्रोजेक्ट रेरा होगा और बिल्डर रेरा होगा, दो रेरा होते हैं। तो वो रेरा के उसके हम्म। साइट पे उसकी सारे प्लान्स सब कुछ पड़ा होगा। अगर पूरा। अप्रूव है तो? यह और सब कुछ। नहीं है, और अगर बिल्डर ने फर्जी लिखवा रखा है, तो वहां पे दिखेगा नहीं वो साइट पे? नहीं नहीं, देखिए, फर्जी नहीं लिखवाता है कोई, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं नहीं लिखवाएगा, आया। नहीं नहीं फर्जी लिखाएगा ना नहीं फर्जी। लिखवाता है, वो होगा ही नहीं। ठीक। ओके, वो नहीं होगा, ठीक है, तो हाँ, ये नहीं होगा। रेरा अगर अप्रूव है तो ये एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, चेक हो गया। यस 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 ठीक यस। है, इसके अलावा और क्या क्या देखना इसके चाहिए? अलावा जैसे कि आप नोएडा में देखिए सारी लैंड अथॉरिटी दे। नोएडा हम्म। में आप अपनी लैंड परचेज करके या फार्मर से लैंड परचेज करके आप कोई काम नहीं कर सकते। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हम्म। यमुना में। अब जैसे हम्म। गाजियाबाद में जरूर क्या है कि आप फार्मर से लैंड परचेज करके आप प्रोजेक्ट ला सकते हैं। तो उसमें हम्म। आपको ये देखना है कि उनका जो एग्रीमेंट है हम्म। लैंड ऑनर का या जेवी है, वो क्या है एग्रीमेंट, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी काफी ठीक है। प्रोजेक्ट नोएडा में ऐसे चल रहे हैं। अब तो रेरा खैर उस पर सब कोई भी जो जेवी के प्रोजेक्ट है उसमें स्टैम्प ड्यूटी देकर रजिस्टर्ड होता है। क्योंकि हम्म। होता क्या है कि मेरा सपोज दैट ए के साथ जेवी है, एक ही हम्म। लैंड है, मैं बी हूं, मैं बिल्डर हूं। मैंने हम्म। मेरे नाम पे रेरा आएगा, मैंने रेरा लाया, मैंने प्रोजेक्ट बुकिंग की, और इन हाउ में पैसे लेके चला गया। हम्म। और यदि मेरा उससे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है हम्म। तो वो भी बाउंड नहीं है पैसे देने का। ऐसे कुछ ओके। केसेस हुए हैं नोएडा में। उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और वो जो उनका जेवी एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, और वो रजिस्टर आपको देखिए उससे ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसमें तो वो सारी कैसे पेमेंट। चेक करेंगे रजिस्टर है कि नहीं है, वो चेक कैसे करेंगे? आप यदि बुकिंग करा रहे हैं तो बिल्डर दिखाएगा वो, और उसको बोलिए मुझे कॉपी दीजिए। और किसी भी चीज की यदि बिल्डर कॉपी नहीं देता है, हम्म। इसका मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो चीज ठीक नहीं है। क्योंकि यदि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मेरे पेपर ठीक है। आप हम्म। देखिए आज की डेट में नोएडा में जो लिस्टेड कंपनीज जो है, या जो बड़े हम्म। बिल्डर हैं, अच्छे बिल्डर हैं, छोटे भी हैं, हम्म। वो आपको सारे डॉक्यूमेंट पूरी फाइल दे देते हैं कि आप देखिए। हम्म। वो वैसे आप जब पैसे मेरे पास इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी जिस चीज के लिए पैसे आपसे मैं ले रहा हूँ वो चीज मुझे आपको दिखाना। तो यदि हम्म। बिल्डर नहीं दिखा रहा है कोई, इसका मतलब ठीक नहीं। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन एज एक आम आदमी मुझे तो पता ही नहीं होता ना कि मुझे देखना क्या क्या है, समझो बात को, मुझे तो पता ही नहीं देखना क्या क्या है। मैं तो ऐड देखा, 10% अभी दो, दिवाली ऑफर आएगा, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मैं तो गया फटाफट और बस दिया चेक और बस आ गया। मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या क्या देखना, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो जो आप ये पॉइंट बता रहे हो कि ये चीज देखनी चाहिए,
तो पता तो होना चाहिए कि ये मुझे बिल्डर से पूछना है। यस नो। हाँ वो बिल्कुल है। ऊपर से ये तो आप देखिए, जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। जब आप अपना पैसा करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम्म। तो काफी लोग हैं, मतलब रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं जो कि आपको चीजें बताएंगे और बताते हैं लोग। ठीक है, तो एक रेरा हो गया, दूसरा जेबी रजिस्टर्ड है, आपने कहा गाजियाबाद वाले केस में। तो जो हाँ केस गाजियाबाद में होता है वो नोएडा में पॉसिबल है या नोएडा में नहीं होता वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गाजियाबाद, गाजियाबाद में देखिए, जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज देती है, जैसे हम्म। कि यूपी में अपना आवास विकास है, सारे ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स में है, हम्म। जीडीए है। कुछ हम्म। ऐसी लैंड है जो जीडीए वहां पे अपना मैप आपका पास करता है, ईडीसी आईडीसी लेता है। आप हम्म। की लैंड है, आपकी लैंड सर्टेन इस जोन में है, रेजिडेंशियल जोन में है, तो उस पर मैप पास करता है। उसके हम्म। वो सर्टेन चार्जेस लेता है। लेकिन हाँ, उसमें क्या होता है कि मैं फार्मर हूँ और मैं किसी दूसरे के साथ, बिल्डर के साथ टाई अप कर रहा हूँ, तो मेरा हम्म। उसके बीच में टाई अप क्या है वो लिखा वो होना चाहिए, जानना क्लियर आपको, होना चाहिए। वो क्लियर राइट होना राइट। चाहिए, वो रजिस्टर्ड है उसी कि को नहीं। बोलते हैं, उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं, राइट, कि हमारी यस क्या टर्म्स एंड कंडीशन हुई है, यस राइट। यस, ये भी हम्म। रजिस्टर्ड है कि नहीं। हम्म। तो ये काम गाजियाबाद में भी होता है और ये काम नोएडा में भी होता है, नहीं, राइट, नोएडा में दोनों? नहीं, नोएडा में चूंकि केवल डेवलपमेंट अथॉरिटी ही, नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाँ। अलावा कोई कहीं कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकता है। ओके, तो और अगर कोई नोएडा में, अगर हाँ, कोई नोएडा बिल्डर ऐसा बोलता है कि हमारा किसान के साथ में जेबी एग्रीमेंट है, मतलब वो गलत बोल रहा है, राइट, वो सही गलत नहीं है। बोल रहा है। यस, होता ही गलत नहीं बोल है, रहा है। होता ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने अनूप जी, क्योंकि लोगों को हाँ, पता ही नहीं है कि ये रूल है कि नोएडा, नहीं है। नोएडा ग्रेटर नोएडा यहाँ कहीं नहीं होता ठीक है। तो एक हो गया रेरा, दूसरा, अगर मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी गाजियाबाद में, तो अगर लैंड किसान की है तो जेबी पता होना चाहिए क्या है, तीसरा और क्या मुझे देखना चाहिए बिल्डर से बिफोर आई बुक अ फ्लैट, या कॉमर्शियल वट एवर, क्या क्या और देखना चाहिए? है। उसमें थोड़ा आपको बैकग्राउंड बिल्डर का चेक करना चाहिए। ठीक है, जो बिल्डर उसके बैकग्राउंड हो गया, वो देख लिया। बिल्डर बैकग्राउंड हो गया, प्लस प्रमोटर का बैकग्राउंड भी। हाँ, बिल्डर के पीछे उसके ओनर कौन है, राइट, प्रमोटर ओनर हो कौन, गए। उसके ठीक बिजनेस है। क्या है। मतलब मेरा, बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हम नए आए हैं तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे। हाँ, मेरा कंसर्न इसमें थोड़ा रहता है, ठीक है शुरू करेंगे, लेकिन आपका बैकग्राउंड या कोई बिजनेस फंड फ्लो कहाँ से है आपका। दम है कि नहीं है, मतलब यस, आपके सूखे पास सूखे हो फंड या आपके है पास दम है कि, हाँ, या फंड है कि आप नहीं है केवल आपका? पब्लिक से ही पैसा उठा रहे हैं, पैसे उठा रहे वो हैं। देखना जरूरी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था मेरा, कि हाँ, बहुत से लोग होते हैं कि भैया आ गए मार्केट में, नाम एक सेलिब्रिटी को ले आए, उसका ब्रांड बना दिया, तो यस लगता है यस। सेलिब्रिटी लाया है तो ये पैसे वाला होगा, पैसा पब्लिक ही था, उसकी हम्म, टोपी उसके सर, और बाद में फिर वो खत्म। बहुत हुआ है, ये बहुत हुआ है, हम्म। आज भी हो रहा है। लेकिन हम्म। जैसे नोएडा में है, क्योंकि आपके पास हंड्रेड हम्म। परसेंट पेमेंट है तभी आप प्लॉट ले पाए। करेक्ट, ऊपर अब से अथॉरिटी देगी नहीं आपको, हाँ हाँ, करेक्ट, राइट। तो ये मतलब बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है। तो रेरा, जेबी, बिल्डर बैकग्राउंड, प्रमोटर, पैसा है कि नहीं, और इसके अलावा क्या चेक करना चाहिए फ्लैट बुक कराने से पहले या कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले? बुकिंग की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी है। प्रॉपर्टी की बाकी बात कर आप रहा हूँ। थोड़ा प्लान वगैरह भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि जो उसका हम्म। प्लान है, लेआउट है, वो कैसा है, हम्म। और किस कैटेगरी में आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कैसे पता लगाते हैं कि जो बिल्डर ये प्राइस दे रहा, मैं आगे आऊंगा उस प्राइस में, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ, ये कैसे पता लगाएंगे जो बिल्डर मुझे पर स्क्वायर फीट प्राइस दे रहा है, वो प्राइस एक्चुअली में जेन्यून प्राइस है, या बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए तो एटलीस्ट आप जो प्रिवेलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस एरिया में, उससे हम्म। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रेट होना हम्म। चाहिए। हम्म। और इसके लिए मेरा एक ही कहना है कि जो हम्म। थोड़ा इसमें ये है कि जो ब्रांड है उनके रेट बहुत ज्यादा है। मतलब जो बहुत ज्यादा ब्रांडेड नहीं है कहूंगा बहुत उसको, ज्यादा। कि मतलब एक आम हाँ, आदमी के पहुंच के बाहर है। नहीं, एग्जांपल लेते हैं, एक एक हाँ, नॉर्मल ब्रांड है, वो बेच रहा है 5,000 पर स्क्वायर फीट, पर ब्रांड बेच रहा है 10,000 पर दस स्क्वायर फीट। दस। तो अब भैया ऐसी क्या मारा मारी है कि जो चीज 5,000 मिल रही है उसके लिए तुम साला 7,000 ले लो, तुम 10,000 ले विश्वास, रहे हो। विश्वास और लेकिन फंड। दिक्कत ये है अनूप जी, ये बताइए कि क्या लोग वो 10,000 की चीज ले रहे हैं या 5 ही हजार वाला ले रहे हैं, ये बताइए नहीं, आप। ले रहे हैं, 10 नहीं 20 हजार की चीज ले रहे हैं। और बहुत डिमांड है उस सब की, क्योंकि नोएडा में पीछे इतनी प्रॉब्लम्स रही है ना, तो लोग 5 या 10 हजार रुपए ज्यादा देना पसंद करते हैं कि उनको एटलीस्ट चीज मिलेगी और अच्छी मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। ओके, so that हाँ, means people are not very concerned about price, but they are concerned about the safety, deliverability, and जो प्रॉमिस किया है यस वो यस मिलेगा। यस, और ये जो ब्रांडेड डेवलपर है वो करेगा। करेगा, कर तो रहे हैं वो। एक दो डेवलपर के नाम बताओ ना आप, अगर आप बताना चाहते हैं जो ब्रांडेड डेवलपर्स की बात कर रहे हो आप।
आप मैक्स देख सकते हैं, प्रेस्टीज मैक्स है। स्टेट हो गया, मैक्स प्रेस्टीज हो स्टेट गया, हो और गया, प्रेस्टीज हो गया, आपका एलएनटी है, एलएनटी है, गोदरेज वाला भी है नोएडा में, गोदरेज भी है। वो भी है, ब्रांडेड है। हाँ हाँ, वो बेच तो तो अगर उससे देखा जाए तो पांच छह बिल्डर ही होंगे इस कैटेगरी में जो आप बता रहे हो। अभी नोएडा में, हाँ नहीं होता। ये पांच छह बिल्डर ही होंगे जो आप बता रहे हो, ये जो इस कैटेगरी और भी वाले हैं, आ रहे हैं, राइट। और भी आ रहे हैं, और नोएडा भी में आ रहे हैं। प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यस यस। बीच वो में क्या है ना टाटा भी कि आया था, बीच में टाटा टाटा भी के आया भी था है, टाटा, नोएडा। हाँ टाटा के भी है, टाटा के भी टाटा प्रोजेक्ट है। भी, राइट राइट, ये सारे ब्रांडेड प्लेयर हो गए, करेक्ट। यस यस, अभी जैसे सुरक्षा रियल्टी है वो आ जाएगा, तो तो काफी आप ये और भी आ बताइए, रहे हैं। अगर आप फ्लैट लेना है, मेरे पास परचेजिंग पावर है, देखो दो, एक तो मेरे पास पैसे लिमिटेड है, तो मेरे पास चॉइस ही नहीं, बट मेरे पास परचेजिंग पावर है। तो क्या ये बुद्धिमानी होगी कि मैं डबल प्राइस पे ब्रांडेड बिल्डर का पैसा लगाऊं, या मैं फिर एक रीजनेबल जो पता है कि बना देगा दे देगा, मैं उस चीज को ब्रांड के पास ना जाके मैं एक रीजनेबल बिल्डर के पास जाके लेता हूं, जहां मेरा घर भी मिल जाए और मेरी प्राइस भी अप्रिशिएट करे। आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, लोग हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे लोग हैं, मतलब जो रीजनेबल है और चीजें बना रहे हैं और उनसे लगभग 30-40% कम रेट पे दे तो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वही है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो रीजनेबल के पास जाना चाहिए यस, या उसके पास बिल्कुल जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनका आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट की डिलीवरी दी है, टाइम पे डिलीवरी दी है। हाँ और हाँ। तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है, ऐसे बिल्डर है नोएडा। तो उनके पास जाना चाहिए, राइट, पैसे यस, बचाने के लिए। बिल्कुल वो बिल्कुल जितने में बिल्कुल। वहां पे एक आएगा उतने में यहाँ दो ले लूंगा। हाँ, दो ले लेंगे या बड़ा ले लेंगे, कुछ पैसे अपने पास स्पेयर रख लेंगे आगे के लिए हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। यस हाँ यस, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन पूछूंगा। मैं चाहता हूं दर्शकों को असली का पता लगे। बिल्डर कहाँ कहाँ दाल में काला करता है, कहाँ कहाँ गोची दिखाता है, जो बंदे को पता नहीं चलता, और ब्रोकर को कई बार मालूम होता है लेकिन ब्रोकर अपने कमीशन के चक्कर में बताता नहीं। नहीं, जनरली ब्रोकर्स को नहीं पता होता, लेकिन जनरली। आप जैसे जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, आप तो ऑनेस्टी से काम करते हैं, लेकिन आपके ही इक्वल बहुत सारे और भी प्लेयर हैं नोएडा में, ज्यादा नहीं 10-15 लोग होंगे, इतने ही हैं। उनको पता होता होगा, जो कि एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड किया है, और कई बार उनको पता होता है कि बिल्डर यहाँ गोची कर सकता है, लेकिन वो नहीं बताते कस्टमर को। तो क्या वहां बिल्डर ब्रोकर की मिली भगत होती है, ये बिल्डर अकेले अकेले सब कर जाता है, नहीं ब्रोकर नहीं, को हवा नहीं ब्रोकर लगती? ब्रोकर की मिली भगत नहीं होती है, उनका ये रहता है कि मुझे अपनी चीज सेल करनी है, मुझे जाना ही हम्म क्यों इन चीजों में। हम्म। ये चीज होती है। उनको चीजें कुछ पता होती है लेकिन उनको बताते नहीं, तो उनको अपना, उनको सेल करना है। माल वो बेचना है, कहते हैं वो माल कल बेचना है। अपना क्लाइंट है, कल देखेगा जब वो पोजीशन होगा, उसकी प्रॉब्लम है। वो उसकी अपना माल प्रॉब्लम। बेचो, माल बेचो, कमीशन कमाओ, हाँ, खत्म करो। बहुत से देखिए ब्रोकर ऐसे हैं जो नोएडा में केवल जो ओरिजिनल बुकिंग होती है उसका काम करते हैं, वो रीसेल का वही काम ही करते नहीं हैं, करते हैं। वही करते हैं। उनको बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब ही नहीं आपको है। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उनको कहते हैं सर मैं केवल प्राइमरी सेल करता हूँ, रीसेल करता ही नहीं। और कब तक सेल हाँ, करनी है? जब तक उनका कमीशन, तभी तक बात करेंगे, उसके बाद कमीशन आया, बिल्डर प्रोजेक्ट दे रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम। नो या नो प्रॉब्लम, हमारा क्या है कि सेल भी करनी है, इनफैक्ट उसके सारे पेपर उसके घर हम्म पहुंचाने हैं, इसके बाद हम्म। उसकी प्रॉपर्टी लीज करनी है या रीसेल करनी है, उनकी लीजिंग तक का पूरा मैं करता हूँ, उसको सर्विसेज तो देता आप ए से लेके जेड तक रखते हैं, मतलब, हूँ। राइट। यस यस यस। और शायद यही वजह है कि आपके साथ जो कस्टमर पहले जुड़े, वो आप भी हाँ हाँ, आपसे जुड़े हुए हैं, और यस ये आपको रेगुलर कैश फ्लो आपको दे रहा है, बिकॉज यस। कस्टमर जुड़े हैं तो उनसे पैसे तो आएगा क्या ही। होता है कि ना, अब उनके पेपर्स हम उनके घर पे टाइम पे पहुंचा रहे हैं सब चीज, तो उनसे कनेक्ट हमारा लगातार बना रहा है। बना रहता है। हाँ, और उनको हम्म। किसी दूसरे प्रोजेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं वो भी उनको प्रोवाइड कराता हूँ। मैं उसको हम्म प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, दैट डजेंट मैटर। हम्म। उन्होंने बोला कि मुझे इसका ये चीज चाहिए, तो मैं उनको प्रोवाइड करा देता तो आप उनको सर्विस जानकारी देते हैं कि भाई ये सही है गलत है, आप हूँ। उनको हाँ, प्रॉपर एडवाइस करते हैं। यस यस यस, तो मतलब ओके। हमारा उनका संबंध लगातार टूटता नहीं है, ये हमारी कड़ी टूटता नहीं। चलती रहती है। ठीक, और बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग लाइफ टर्म रिलेशनशिप, यस यस, करेक्ट। और ओके, खासकर इस रियल एस्टेट में तो ट्रस्ट है ही है। बिल्कुल ट्रस्ट। कहते हैं ना आप, जापानीज जो कंपनियां हैं, जो जापान की कंपनी है और अमेरिकन कंपनीज है, तो लोग जापानीज कंपनी में ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन पीपल बाय थिंग्स नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एड, दे बाय व्हेन दे एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। वो यस अपने आप उनको विश्वास आ जाता है, तो एक बार वो आपसे यस। सर्विस ले लेंगे तो बोलेंगे ठीक है। एक बड़ा जेन्युइन समस्या है जो हुई है लोगों ने, जो पहले फ्लैट बिकते थे, सबवेंशन प्लान, पे 15% नाउ एंड नो ईएमआई टिल पोजीशन। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, मैंने भी पहले रियल एस्टेट में मैं बहुत ज्यादा काम नहीं किया, बट मैं जॉब करता था। तो बिल्डर ने बोला भैया 15% दे दो, बाकी कोई ईएमआई आएगी नहीं पोजीशन। अब हुआ क्या, 3 साल हो गए, फ्लैट बना नहीं, और बैंक वाले जो है अब कस्टमर की ईएमआई चार्ज कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं उससे।
बिल्डर पैसे दे नहीं रहा उधर बैंक को, तो बैंक वाले कस्टमर से मांग रहे हैं और कस्टमर नहीं पे कर रहा तो उसका सिविल खराब हो रहा है। यस। तो अब बिल्डर हो गया पीछे, तो कस्टमर का हाल हो गया, ना माया मिली ना राम। दोनों हाथ में किसी हाथ में लड्डू नहीं आया। अब प्रोजेक्ट बना नहीं है तो उसके प्राइस भी नहीं बढ़ रहे, उसका इधर ईएमआई भी जा रहा है जहां वो रह रहा है रेंट पे, फ्लैट उसको मिला नहीं। तो उस कंडीशन में वो बेचारा फंस गया। तो ऐसे जो लोग हैं, अब बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, एनसीएलटी में केसेस हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, और क्या आप इस कंडीशन में कोई अगर ऐसा है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? दो सवाल हैं, क्या करना चाहिए, और अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए सबमेंशन में क्या है कि एक तो बिल्डर क्या है, उतना प्राइस एस्केलेट कर, जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो प्राइस एस्केलेट कर देता है आपको। मतलब 10 की चीज पहले 15 बेच दिया। यस। कोई भी अपने घर से नहीं देगा। ठीक है। भाई बिल्डर को ऐसा क्या है कि वो आपकी चीज खरीदे? कुछ कोई आपको लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं। देगा। और तभी एक्स्ट्रा कहाँ देगा। से क्यों देगा एक्स्ट्रा? उसको हम्म। चीज बेचनी है तो उसको प्राइस हाइक करके वो आपको सेल करेगा। और उसमें हम्म। देखिए क्या है कि अभी बल्कि केस भी चल रहा है उसमें भी, जो कुछ बिल्डर के उसमें उसमें बहुत बड़ा ये एक तरह से स्कैम है ये। इसमें हम्म। क्या होता है कि जो आप बैंक का ट्राइपार्ट एग्रीमेंट है वो पढ़ते नहीं, पढ़िए आप, उसमें एग्जैक्टली लिखा होगा कि जो 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो हम्म। बिल्डर पे करेगा, आफ्टर 18 मंथ ये आपको पे करनी है, लिखा होता है। 18 तो मंथ फिर से ज्यादा बिल्डर कैसे चौड़े होकर बोल देता है नो ईएमआई टिल पर? ये झूठ बोल रहा वो है, साफ ऐसे झूठ बोल बोलता रहा है है। कि वो ऐसे बोलता है कि वो एग्रीमेंट में आपके लिखता है नो ईएमआई टिल परचेज। तो आपको बिल्डर बोलेगा कि देखिए आपके एग्रीमेंट में तो लिख रहा हूं ना मैं ये चीज, आप चिंता क्यों हम्म। करते हैं? मैं हूं ना। तो मैं हूं ना। मैं हूं ना, हाँ, मैं हाँ। एग्रीमेंट में लिख रहा हूँ, आप उसमें मत जाइए, ट्राइपार्ट में लिखा है, वो तो बैंक की चीज है, नॉर्म्स है, वो हमें करने पड़ते हैं। हम्म। तो इसलिए लोग ले लेते हैं, और उसमें वही होता है कि 18 मंथ के बाद, क्योंकि बिल्डर बैंक के पास आपके चेक होते हैं, और हम्म। उस चेक में हिसाब से वो चेक बाउंसर केस करता है, और फाइनली पेमेंट हम्म। आपको देनी ही देनी है, उसमें आप बच नहीं सकते। तो मेरी समझ से सबवेंशन स्कीम में जाना नहीं चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब पहले जो फंस चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अभी कैसे निकले, क्या करें, वो किसके दरवाजा खटखटाएं, कहाँ जाएं? नेता मत से जुगाड़ लगाएं, या रेरा के पास जाएं, या कोर्ट केस करें, या क्रिमिनल के पास क्राइम रिपोर्ट पे जाएं, कहाँ जाएं, वो क्या करें, एनसीएलटी पे नहीं, जाएं? वो तो ये है कि नहीं, एनसीएलटी तो नहीं जा सकते हैं, वो आप केस कर सकते हैं कोर्ट में। हम्म। उसके अलावा और कोई मतलब पैसे तो नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि हम्म। बिल्डर ही जब नहीं है तो, और वो उसके पास पैसे भी नहीं है, तो उसमें कोई हम्म। चारा नहीं है आपके पास। आप केवल उसको जाइए, कोर्ट में जाके करिए, या फिर कुछ एक आजकल बड़ा काफी दिनों से चल रहा है कि आपको शिफ्टिंग करते हैं। हम्म। शिफ्टिंग का जैसे मीनिंग क्या? जैसे कि जैसे बताओ कि एग्जाम्पल। आपके किसी प्रोजेक्ट में सपोज दैट 50 लाख का था, आपने उस पर हम्म। 20 लाख लगाया है, और हम्म। आज की डेट में एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 60 लाख, हम्म। वो आपको सेम चीज बिल्डर से टाई अप करके उसके प्राइस लिस्ट नहीं बनाएगा, वो प्राइस लिस्ट होगी 70 लाख की। अच्छा। ठीक है, जो आपका 20 है वो उधर एडजस्ट होगा, और वो बोलेगा जी 50 और दे दो आप, और आपकी चीज आपको मिल गई। तो आप फर्स्ट थिंग आप ये सोचेंगे यार चलो मेरा 20 लाख तो निकला। निकला। 20 निकला नहीं है आपका, 20 आपका वही का वही है, आपको राइट। नई चीज और मिल गई, और आपने 50 लाख की टोपी और पहन ली, सिंपल देखा जाए और तो। ले ली। और वो चीज है 60 लाख की, ली आपने 70 लाख रुपए की। 70 लाख मिली, यदि आप वैसे भी आप उसको उठा के प्राइस लिस्ट यदि देख लेंगे 5 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बैक की, तो आपको वो रेट पता चल जाएगा। तो मतलब ये एक तो बहुत मतलब बड़ा। बड़ी बड़ी बेशर्मी है, एक तो पहले गलत करे बैठे हो और दोबारा फिर गलत कर रहे हो, और शर्म भी नहीं नहीं, आ रही उसमें मतलब। उसमें ब्रोकर को कमीशन अच्छा देते हैं। हाँ, तो वही बात होगी ना, जब अपना फिर ब्रोकर अपना फायदा देखेगा तो फिर तो कुछ भी करेगा, राइट? और लोग कर हाँ ही रहे, करते ही हैं, लोग हाँ, कर करते रहे हैं, हैं। बहुत कर रहे हैं, बहुत बट करते हैं, मतलब अब। आप जैसे लोग इस काम को नहीं नहीं नहीं, करते हैं और मना भी करते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको वहीं रहने दो, वही रहने तो आप कोर्ट केस करिए। उसके चक्कर में दूसरा फ्रॉड, दूसरी टोपी मत लो सर पे। यस यस यस। करेक्ट। यस। अच्छा, तो अब उसमें आप जैसे कोई अगर आपको अप्रोच करता है, कंसल्ट करना चाहता है, तो आपका नंबर भी शेयर कर देंगे। तो आप उसमें कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस समय, या कोई कंसल्ट लेना चाहता है, पहले फ्रॉड हो गया या कुछ और भी आगे जानना चाहते हैं, खरीदना नहीं कहते वो तो अलग की बात है, पर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनको पता लग गया होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या, नॉलेज कैसी है, आप अच्छा काम करते हैं।
तो आप एक्चुअली में क्या उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि भाई ठीक है आपके साथ हो गया है, जो आपसे बनेगा उनकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और आगे कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना की सोच रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, करें न करें वो उनकी मर्जी है। नहीं नहीं, वो मैं आज भी करता रहता हूँ, मेरे पास काफी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। मैं कुछ लिखता भी रहता हूँ, तो मेरे पास काफी कॉल आते हैं कि यहाँ करना चाहिए। जो जो मतलब मेरे से जितना भी मुझे नॉलेज होती है, तो मैं जरूर हम्म। उनको शेयर करता हूँ, या मैं ऑफिस बुला लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं आप आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट्स है, इस हम्म। पे लेके आप आगे अपना केस करिए या जो भी करना है। यस करेंगे। तो तो आप गाइड रेगुलर कर में, देते हैं। यस यस यस, रेगुलर तो में ये बहुत अच्छी बात है अनूप जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जो हमारे दर्शक इसको देख भी रहे होंगे कि देखो, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस ट्रस्ट से ही आता है। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग अपने आप ही आपके पास चल के आएंगे, राइट। सो आगे दोस्तों हम इंटर कर रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट मार्केट को लेके, और फिर लास्ट में हम आएंगे। तो आई एम श्योर जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही दिल से हो रही हैं, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। और मैं आई एम श्योर अनूप जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, राइट। आर यू एंजॉइंग बिल्कुल दिस शो? बिल्कुल। है नहीं ना। नहीं, श्योर एकदम। सो सुनते अब अगला रहेंगे। सवाल है कि आप नोएडा में 1995 में आए थे, राइट। यस आपने 1998 में अपनी रियल एस्टेट कंपनी बनाई, सचान एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यस तो नोएडा को आपने गांव से एमएनसी हब देखा है, राइट। यस। नोएडा उस समय कुछ नहीं था, और कहते थे वहां रात में लोग जाते तो वहां लोग लूट लेते थे वहां पे। अगर सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में जाओ तो वहां पे तो मतलब सुना है लोगों को, राइट, नहीं कि नहीं, वहां पे ऐसा तो ऐसा ऐसा नहीं था। ऐसा लोग, नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था क्या? तो क्योंकि ये आप ये घटनाएं तो बताइए होती कि रहती। नोएडा शुरू कहाँ से हुआ, मतलब 1998 से आप हैं, 27 साल हो गए। और नोएडा की शुरुआत कैसे हुई, और कैसे अचानक नोएडा एक अपने आप में नोएडा बन गया, जो कभी सोचा नहीं था कि नोएडा ऐसा होगा। शुरुआत कैसे हुई नोएडा की, और कैसे इतनी तरक्की कर गया? नहीं, नोएडा की शुरुआत तो खैर संजय गांधी जी ने 1975 में की थी। बेसिकली हम्म। दिल्ली से एक सेटल आउट टाउनशिप बसाना था, उसके लिए नोएडा की शुरुआत हुई थी। तो ये और शुरुआत संजय गांधी ने करी थी, ओके। यस, उनका प्लान था ये। और 1975 में स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद नोएडा अथॉरिटी बनी, बल्कि और फिर ये आगे चला। और पहले हम्म। क्या हुआ, यहाँ पे कुछ डिफेंस के सेक्टर हैं, आप देखिए सेक्टर 21 29 ये आए। हम्म। कुछ हम्म। पीएसयूज कंपनीज के ऑफिस। एक्चुअली कोई भी आदमी ऐसे अकेला नहीं चला जाए। तो ये एक हम्म। ऐसी चीज है कि पीओसीज कंपनी, यदि आपने उनका रेजिडेंशियल वहां बना दिया तो जैसे कि वो रहने चले जाए। अब हम्म। जैसे डिफेंस के एडब्ल्यूएचओ वगैरह की सोसाइटीज थी, तो वो काफी बड़ी सोसाइटी है और हम्म। अच्छे लोग हैं सारे। तो वो लोग यहाँ पे सेटल हुए नोएडा में, हम्म। दिल्ली छोड़ के। तो धीरे धीरे नोएडा का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। बड़ी कंपनियां भी रही नोएडा में, वही फ्लेक्स इंडस्ट्री हो गई आपकी, एचसीएल। एचसीएल तो नोएडा का आज की हम्म। डेट में मतलब राइट। बहुत बड़ी कंपनी है। और बहुत बढ़िया है, राइट। वन ऑफ द यस। एनसीआर के रिचेस्ट मैन है। तो मिस्टर यहाँ से शिवनादर, राइट शिवनादर राइट। जी, यस। तो क्या हुआ फिर, यहाँ पे स्कूल्स भी आए, स्कूल्स शुरू से हम्म। भी अच्छे थे यहाँ से। हम्म। तो धीरे धीरे हम्म। क्या है कि मेन है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल टाउनशिप था। बेसिकली क्या है, ये नोएडा अथॉरिटी जो आती है वो हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आती है। करेक्ट। तो इंडस्ट्री की वजह से फिर यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ। ठीक है। तो लोग भी आना चाहे, और चूंकि दिल्ली में कंजेशन भी बहुत था, तो लोग इसलिए भी दिल्ली नोएडा पसंद करते थे, क्यों से आदमी जहाँ जॉब कर रहा है वो वहीं रहना ज्यादा पसंद करता है। और हम्म। फिर जब कॉमनवेल्थ गेम के बाद स्पीड ज्यादा पकड़ी नोएडा 2010 के बाद। ने, 10 के बाद। क्योंकि क्या हुआ कि नोएडा में मैं देखता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे बन रहा था यहाँ पे, हम्म। कंपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं आई। काफी हम्म। प्रॉब्लम्स थी, इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रॉब्लम थी। और मुझे याद है कि मेरे पास जो लोग आते थे दिल्ली से नोएडा आने में, एक ही रास्ता हुआ करता था, नेहरू प्लेस से। 20 रेड राइट, लाइट ये हुआ, यस, करेक्ट। 20 रेड लाइट हुआ करती थी। तो नोएडा हम्म। आने का मतलब लगभग 2 घंटे लगता जाना 2 घंटे था। आना, करेक्ट। यस, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। कंपनी के सीईओ आते थे, उनको जैसे मैंने कोई चीज दिखाई, उन्होंने बॉम्बे से बैंगलोर से आना होता था। वो देखते हैं कि मैं मॉर्निंग की फ्लाइट ली, 11 बजे नोएडा दिल्ली पहुंचा, 1 बजे मैं नोएडा पहुंचा, मैंने 2 घंटे 3 घंटे वहां पे स्पेंड किया, कुछ मीटिंग्स की। फिर मैं दिल्ली आया, 5 बजे फ्लाइट पकड़ी, वापस आया। तो स्ट्रेट अवे फिर रिजेक्ट कर देते थे। बहुत हुआ है मेरे ओके। साथ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आप गुड़गांव देखिए। तो गुड़गांव में क्या हम्म। डिस्टेंस कम थी एयरपोर्ट से। डिस्टेंस तो क्या वो मैं, रोड बना सोचते हुआ है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था वहां पे। ऑब्वियस है,
कि वो 1 घंटे में गुड़गांव पहुंचते हैं, 2 मीटिंग अटेंड करते हैं, जो चीज देखनी है वो देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वो हैदराबाद गए और शाम को वापस गाँव। हम्म एटलीस्ट 2 जगह आप कवर कर सकते हैं। तो हम्म मैं देखता था जो भी कंपनीज आती थी, क्योंकि मैं लीजिंग का काम काफी करता था, तो वो आके रिजेक्ट हो जाता था लास्ट कि नहीं आप गुड़गांव देखो। हाँ, लेकिन अब 2010 के बाद जो रोड की कनेक्टिविटी हुई, या जब हम्म डीएनडी बन गया था उसके टाइम पे जो कनेक्टिविटी हुई, उससे काफी चेंज आया। और फिर मार्केट ओके। लगातार ग्रो कर रहा है और ग्रो भी करता जा रहा है। सो अगर देखा जाए तो आपने उस टाइम पे अगर कंपनियों को नोएडा में बसाया जब नोएडा एक्चुअली में कुछ नहीं था, तो ये तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया नोएडा को बनाने में। क्योंकि अगर आप कोई कंपनी लेके आ रहे हो तो वहाँ एम्प्लॉय काम करेंगे आके, और जब हम्म। एम्प्लॉय काम करेंगे तो वहाँ घर भी खरीदेंगे। क्योंकि देखो पहले दुकान जब गुड़गांव क्यों बना, कॉर्पोरेट आ गए वहां पे। तो यस। अगर आप ऐसा कोई बताना चाहेंगे कोई ऐसी कंपनी जो बड़ी अच्छी कंपनी थी और उस समय आप उसको लेके आए नोएडा में जब एक्चुअली में ये प्रॉब्लम थी, तो आई एम श्योर कि लोगों को पता लगे कि यस यस कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है उस चीजों में। नहीं, ऐसा मैं कंपनी को नहीं लाया, तो गवर्नमेंट का काम है कंपनी को लाना। नहीं तो नहीं, मैंने जैसे तो किसी को लीज पे हाँ, दिलाना, लीज पे लीज पे टाटा केमिकल्स को मैंने दिया, विप्रो को मैंने हाँ गेस्ट हाउसेज वगैरह दिए यहाँ पे। हाँ और हाँ। भी कंपनी है, उनके लिए मैंने काम किया। तो हम्म लीजिंग में काफी लोग आते थे। हम्म। तो ओबेसिटी नोएडा में, गुड़गांव के कंपैरिजन क्या है कि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नो डाउट। मैं गुड़गांव नो की डाउट बुराई नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल गुड़गांव, ठीक हाँ, बात जो है वो सबको मालूम है। हाँ देखिए नोएडा इंटरनल ब्रेक इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा गुड़गांव में कोई कंपैरिजन नहीं है। गुड़गांव नहीं। इज गुड़गांव, बट हाँ, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा बेटर। का बहुत बेटर है। नोएडा इज देखिए, फार फार बेटर। यस यस, 100 टाइम बेटर है। और हम्म। बाकी एक्चुअली बिल्डर्स क्या है नोएडा में, शुरू में बिल्डर अच्छे रहे नहीं थे, मतलब लोकल शुरू अच्छे में नहीं बिल्डर, थे। सॉरी, मतलब राइट। लोकल बिल्डर थे सारे गुड़गांव में, सारे हाँ, बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी थी, और मेन करेक्ट। तो डीएलएफ है। तो इसलिए डीएलएफ है। गुड़गांव ग्रो ज्यादा किया, और उससे क्या हुआ कि कंपनीज बहुत आई गुड़गांव में। राइट यहाँ पे राइट क्या राइट। है, मोस्टली इंडस्ट्री आई, और प्लस क्या था नोएडा में, इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी थी। हम्म। और आज भी देखिए आप, मतलब आप नोएडा में आपको लाइट और रोड हर जगह मिलेगी आपको। हर जगह मिलेगी। स्कैटर्ड नहीं हम्म। है नोएडा। नोएडा वेल प्लान है। करेक्ट। गुड़गांव क्या है, वेल स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जानना चाहता हूँ कि गेम चेंजर क्या रहा जो नोएडा एक्सप्रेस वे बना, वो गेम चेंजर रहा या यमुना एक्सप्रेस बाद में बना वो गेम चेंजर रहा? उस समय जब 1990 2000 में आप लोग क्या रेट था जब आप नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा एक्सप्रेस वे में फ्लैट बेचते थे या ऑफिस स्पेस बेचते थे, उस समय क्या रेट था? और कैसे लोगों को कन्विंस करते थे भैया नोएडा में पैसा लगाओ यहाँ ग्रो करेगा, बोला उसमें बड़ा चैलेंज आता उन लोगों को। देखिए नोएडा एक्सटेंशन नाम की तो कोई जगह ही नहीं थी पहले। वो नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक्सटेंशन, को उन्होंने नहीं, वो 2010 में आया ये। हाँ इससे हाँ। पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा हुआ करता था। तो राइट राइट। ग्रेटर नोएडा थोड़ा लोग कम पसंद करते थे जाना, क्योंकि दूर काफी था। दूर बहुत था, राइट। दूर काफी ज्यादा था, और एक्सेस से बना हुआ था, ऐसा नहीं कि जब मैं लोगों हम्म को लेके जाता था तो एक्चुअली सुनसान था एक्सेस, तो लोगों को लगता था हम्म। बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि टाइम दूर ही जा रहा लगता है। था, 20 मिनट में हम्म हार्डली पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ हम्म दूर लगता था वो। हम्म तो नोएडा में बेसिकली अप्रिशिएशन ठीक था नोएडा में। मतलब हम्म मुझे याद है 98 में लगभग 100 या 150 रुपीज, प्लॉट ज्यादा थे उसमें नोएडा में, फ्लैट तो थे नहीं ज्यादा, हम्म पर मंथ इतना अप्रिशिएशन था। मतलब यदि आप बात करेंगे पर ईयर, तो लगभग 35-40% अप्रिशिएशन होता था नोएडा। बहुत बड़ी बात है तो। हाँ। और चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि हर चीज अथॉरिटी करती है, तो इसलिए रिस्क नहीं होता है, रिस्क नहीं होता। रिस्क नहीं है, तो इसलिए नोएडा लोग आना पसंद करते थे। अच्छा, वेल प्लान्ड है, कनेक्टिविटी भी हम्म। ठीक है, यूपी से तो बेहतर ही है कनेक्टिविटी। करेक्ट। तो एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, कोई ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो 2010-15 में आपने दिया हो लोगों को आर्ट समय, और लोगों ने बड़ा यार पता नहीं क्या होगा बट वो गेम चेंजर रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो मे बी ऑफिस स्पेस या फ्लैट या प्लॉट समथिंग लाइक दैट, जिससे गेम चेंजर रहा लोगों के लिए। रियली पीपल मेक मनी ऑन दैट गेम। हाँ हाँ, काफी प्रोजेक्ट है। जैसे नोएडा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो उसमें हम लोगों ने 1800 में सेल किए। आज टेन हम्म थाउजेंड का रेट है। हम्म 10-15 ईयर में इतना अप्रिशिएशन है। प्लस नोएडा में जो सेल किए वो हम लोग 2800 2700 में सेल किया, आज 15,000 का रेट है। तो उस समय 5-6 लगभग, हाँ हाँ, रेरा के बाद कुछ ज्यादा ही तेजी आई, और जियो एयरपोर्ट के आने के बाद तेजी और ज्यादा हो गई। हम्म और फिर क्या है हम्म कि लोग रेडी टू मकान ज्यादा लेना पसंद करते हैं, कि हम्म बशर्ते जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। तो
उसकी वजह ठीक से है। चूंकि लिमिटेड इन्वेंट्री थी तो उसकी वजह से रेट काफी तेज बढ़े। ओके, जेवर एयरपोर्ट आने से क्या फर्क पड़ेगा नोएडा मार्केट में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जेवर एयरपोर्ट में क्या है कि आने से एक तो कंपनीज काफी आ रही है, सेमी कंडक्टर की कंपनीज आ रही हैं, और हम्म। आपकी मोबाइल्स की वीवो ओप्पो ये कंपनीज हैं, प्लस अभी सैमसंग ने अपना एक्सपेंशन लगातार कर रही है सैमसंग यहाँ पे। सैमसंग कर रही है। एप्पल का भी सुन रहे हैं कि आने वाला है। और हाँ। ये आपके मिडस्टन पार्क जो है वो बनाया है, एप्रिल्स पार्क है। और हम्म। चूंकि जीआर एयरपोर्ट की देखिए कनेक्टिविटी लगभग ये 40 डिस्ट्रिक्ट से 4 लेन से कर रहे हैं, जिसमें कि यूपी के। हरियाणा, नहीं हरियाणा और आपके राजस्थान और यूपी के डिस्ट्रिक्ट। ओके। और दूसरा क्या है कि एयरपोर्ट भी आपका लगभग 13,000 एकड़ का एयरपोर्ट है, दिल्ली से ऑलमोस्ट डबल। हम्म। और यहाँ क्या है कि ये मेंटेनेंस हब भी है, तो उससे क्या है कि यहाँ के आप कनेक्शन काफी होंगे यहाँ से, हम्म। मेंटेनेंस हब होने की वजह से कनेक्शंस काफी मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब कनेक्शंस काफी होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैफिक भी काफी होगा। करेक्ट। बहुत और होगा, तो बहुत होगा। कंपनी राइट। की जो है कि आना यहाँ पे काफी, अथॉरिटी से बल्क लैंड मिल जाती है आपको। अथॉरिटी का सबसे हम्म। अच्छा फायदा ये है कि आप कहीं और जाएंगे, यदि आपको 1,000 एकड़ लैंड चाहिए तो अगेन आपको किसानों से एक्वायर करना, वो सेल हम्म। करते हैं नहीं। यहाँ क्या अथॉरिटी के पास अपना लैंड बैंक भी काफी है, यमुना अथॉरिटी के पास। भाई हम्म। आप देखिए अभी फिल्म सिटी के लिए लैंड की जरूरत पड़ी तो नोएडा अथॉरिटी के पास भी प्रपोजल आया, ग्रेटर नोएडा के पास भी आया, लेकिन उनके पास लैंड नहीं थी। हम्म। यमुना के पास लैंड है, उन्होंने दे दिया। हम्म। तो जो किसने भी लिया लैंड हो, किसने लिया लैंड हो फिल्म सिटी के ये लिए? लैंड, ये इन्होंने क्या कहते हैं बोनी कपूर जी और भूटानी अक्षय जो थे, कुमार। नहीं अच्छा, नहीं भूटानी के भूटा। भूटानी ओके, जी बोनी थे, के। उन्होंने मिलकर लिए। तो क्या है कि ओके। बड़ा कोई मेगा प्रोजेक्ट आना है नोएडा में या हम्म। आपके यमुना एक्सटेंशन में, तो लैंड हम्म। की अवेलेबिलिटी अथॉरिटी इजिली करा लेती है। ये तो प्लस बड़े पॉइंट है, प्रोजेक्ट आ राइट, सकते लोकल। हैं, यस यस। हाँ, और कहीं जल्दी आपको बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं मिल सकती है। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पिछले 10 सालों की मैं रियल एस्टेट की ग्रोथ देखूं, नोएडा की मार्केट ग्रोथ देखूं, 2015 से 2025 चल रहा है। तो आपने बोला कि भाई प्रॉपर्टी की रेट हो गया 6 गुना, 5 गुना, और कहीं कहीं तो प्लॉट तो और बढ़ गए होंगे, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल। कॉमर्शियल भी 6-7 गुना हो गए होंगे, दुकान या ऑफिस स्पेस भी इस रेट बढ़े होंगे, मिनिमम 6 टाइम्स। कॉमर्शियल में अप्रिसिएशन कम हुआ है। कम हुआ है, बट रेजिडेंशियल में प्लॉट और ऑफिस प्लॉट एंड फ्लैट बढ़े 5 से 6 गुना, फ्लैट बढ़े, राइट? यस यस यस। लेकिन क्वेश्चन ये है, अब देखो गुड़गांव में 150 करोड़ का फ्लैट बिकता है, राइट, जिसमें छत भी अपनी नहीं है, जमीन भी अपनी नहीं है। और बरस देखिए, गुड़गांव की बुराई नहीं, पर ये बहुत सोशल मीडिया वायरल भी हुआ था, और बरसात में वहां नाव चलानी पड़ती घर से बाहर निकलने के लिए, 150 करोड़ का फ्लैट ले रखा है। अच्छा, बात गुड़गांव के 150 करोड़ फ्लैट की नहीं है, आज नोएडा के अंदर 10 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, लोग खरीद लाइन लगा के लोग ले रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है कि जो ये रियल एस्टेट प्राइस को बढ़ाया गया, एक तो प्राइस बढ़ी, आपने देखा 3,000 का फ्लैट आज 15,000 बिक रहा है नोएडा में, और गुड़गांव में प्राइस बढ़े हैं, राइट? तो एक तो प्राइस अप्रिशिएट हुआ। अब जो इस समय प्राइसिंग बिल्डर चार्ज कर रहे हैं, राइट, तो पहला प्रश्न ये कि जो ये प्राइस अप्रिशिएट हुआ है वो क्या जेन्यून है? क्योंकि मैं अभी डेटा देख रहा हूं इनकम का। 2014-15 में जो हमारी इनकम थी, पर कैपिटल इनकम इंडिया में, वो थी 72,000 रुपए। 2024-25 में 1,14,000 रुपए, यानी 60 डबल भी नहीं हुआ पर कैपिटल इनकम। ठीक है। आईटी का नेस्कैम का मैं डेटा देख रहा हूं, 10 सालों में जो आईटी की एवरेज सैलरी बढ़ी है, अच्छी बढ़ी है, 2.23 टाइम। यानी कोई बंदा 1 लाख कमाता था तो वो 2,23,000 रुपये आज कमा रहा है, 10 साल पहले। अगर कोई बंदा बीएफएसआई में नौकरी करता था तो वो 1 लाख कमाने वाला 2,16,000 कमा रहा है, और सरकारी नौकरी वाला आदमी जो 1 लाख कमाता था वो 1,60,000 कमा रहा है। ये ग्रोथ हुई है। और रियल एस्टेट 5 गुना, 6 गुना। तो सवाल ये है कि क्या जो रियल एस्टेट के प्राइसेस ने बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, क्या लोगों के पास उतनी एक्चुअली में परचेजिंग पावर है भी, या वो 10% लोग हैं बस वही खरीदते बेचते रहते हैं, और ये रियल एस्टेट वाले भैया दिखा दिया सोल्ड आउट, 4,000 करोड़ का फ्लैट 48 घंटे में बिक गया। ये गोचीबाजी होती है मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए, एक्चुअली ग्राउंड पे लोगों के पास इतना पैसा है, परचेजिंग पावर है टू अफोर्ड दिस? सवाल ये बड़ा ये जेन्युइन सवाल है ये। ये जेन्युइन फ्लैट सेल हो रहे हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं। मैंने अभी डेटा निकाला था 23-24 का, लगभग इंडिया में 2,16,000 लोग थे जिनकी रिटर्न 1 करोड़ के ऊपर का था। और वो ठीक है। 24-25 में बढ़ के जस्ट डबल हो गया, 4 लाख हो गया।
ठीक है। ओके। तो नो डाउट ग्रोथ हुई है, और इसमें काफी पार्टिसिपेट एनआरआई लोग भी कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा क्या है कि बहुत से लोग अपना फ्लैट अपग्रेड भी कर रहे हैं, कि नोएडा में जो राइट। फ्लैट उन्होंने सपोज है 70 लाख का लिया था, 1 करोड़ लिया था, आज 2.5 का है। तो वो ठीक क्या है। है कि 4 करोड़ में फ्लैट में स्विच ओवर कर लेते हैं, कि एटलीस्ट बेच हमने करके एक आगे बड़ा चले फ्लैट जाते हैं। लिए और आगे चले जाते हैं। तो ये भी हम्म मतलब मैंने भी इसके बारे में काफी एक दिन मंथन किया कि हम्म। इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने डेटा निकाला हाँ, कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग फाइल कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से तो आ रहा है, obvious सी बात है, पैसा राइट कहाँ से राइट। आ रहा है, यस यस, पैसा हम्म। कहाँ से आ रहा है। तो इसमें काफी कुछ है जो लोग अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, वो भी काफी अपडेट लोग हैं। कर रहे हैं। काफी देखिए क्या है ना, कोरोना के बाद काफी इंडस्ट्री और भी है जो फ्लोरिश हुई। तो हम्म। जब पैसा आएगा तो उधर से आप रियल एस्टेट ही खरीदोगे। करेक्ट। शेयर की नॉलेज बहुत ज्यादा लोगों को अभी फिलहाल हिंदुस्तान में नहीं है, तो नहीं है। लोग रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। वो एक सेफ इन्वेस्ट मानी भी जाती है, जमीन है तो यस या कहीं यस। ले लिया, फ्लैट लिया, राइट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लोग इनकम बढ़ी है और जो रियल एस्टेट के प्राइस हैं, देखिए रियल एस्टेट प्राइस में इंडिया में क्या हमारी जो बात हो रही थी कि यहाँ पे जो प्राइस बढ़ता है, जो प्राइस बढ़ता है वो कौन डिसाइड करता है, कुछ पता नहीं है। बिल्डर क्या रेट बेचेगा वो उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे प्राइस रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है, राइट। रेरा का कोई नहीं रोल नहीं कि क्या रोल है। तो कोई ये अच्छा है या कोई खराब है? नहीं, ये देखिए स्पेकुलेशन होता है, नो डाउट ये खराब है, ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए। इससे क्योंकि आप इन्फ्लेशन देखिए बढ़ता है और लोगों के ऊपर कभी दबाव कभी पड़ता है। क्या होता है कि इंडिया में मैंने 2 बार देखा है कि प्राइस आपको 40% तक करेक्ट हो जाते हैं। जब घटते हैं तो। हम्म। यस, क्योंकि मुझे याद है एक्सप्रेस वे में 2010 के आपके 10 में लगभग 11 में 1,40,000 के आसपास रेट था अच्छा। प्लॉट का। फिर हाँ। करेक्शन होके ये रेट आ गया 60-70,000, ओके। और फिर अब ये रेट पहुंच गया मतलब 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज पर स्क्वायर मीटर। फिर इतना पहुंच गया। यस, क्योंकि जनरली क्या है, मार्केट जहां से करेक्शन होता है ना, तो वो अचीव मार्केट 6 मंथ में कर लेता है जब भी रेट अप्रिशिएट करता है। तो हम्म। बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, और प्राइस एस्केलेशन में या इसको बोलिए इसमें भी गवर्नमेंट का कोई वो नहीं। कौन सी चीज किस रेट पे सेल हो रही है उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। मतलब कुछ कंट्रीज में है क्या, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो लोग बिल्डर का काम करते हैं, अभी फिलहाल इंडिया में उन्हीं का रेरा रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। हम्म। जो नॉर्मल लोग डील कर रहे हैं उनका होना भी कंपलसरी होना चाहिए। तो गलत मतलब क्या, जो बिल्डर के साथ काम कर रहा है वही गलत कर सकता है, जो रीसेल में चीज बेच रहा है वो गलत नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो बहुत अच्छा पहली बात बोला बात तो आपने। ये कि करेक्ट। उनका रेरा होना भी कंपलसरी होना बहुत जरूरी है। चाहिए। और करेक्ट। एट लीस्ट उसकी 3 गलती या कंप्लेंट जो कि प्रूफ होती है, उनका हम्म। लाइफ टाइम के लिए रेरा कैंसिल होता है। राइट। कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि सपोज दैट कोई क्लाइंट आता है मेरे पास तो बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरा फ्लैट आप ये सेल कर हम्म दो। फ्लैट की कॉस्ट 1 करोड़ है, और मैं उसको बोलता हूँ कि ये तो 70 में सेल होगा, सपोज 75 में सेल होगा। हम्म अब उसको चूंकि सेल करना है, तो मैंने उसका फ्लैट 75 में अपने ही किसी जानने वाले को दिला दिया। हम्म। उसके 3 मंथ बाद मैंने वही फ्लैट 95 या 1 करोड़ में सेल कर दिया। हम्म। वो क्या है कि ऐसी मैंने 3 डील वो देखेंगे, 3 डील के बाद वो मुझे बुला लेंगे अपने ऑफिस। तो दूसरे कंट्री में। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, राइट? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो बुलाएंगे, बोलेंगे ऐसा है ठीक है। भाई, आप इसकी इतनी कॉस्टली आपने इतने में क्यों बेचा। आप इसको हम्म 90 में भी सेल कर सकते थे, 95 में भी सेल कर सकते थे, क्योंकि इसमें हम्म। आपका नेक्सस है, आपने अपने फ्रेंड को दिलाया और फिर यही फ्लैट आपने इतने में सेल किया, फिर इतना ले लिया। प्राइस सेव करेक्ट। करके 20% पर हाँ, हम्म तुरंत पेनल्टी इम्पोज करेंगे, रेरा कैंसिल। क्योंकि उसमें क्या है, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और ये बहुत हम्म। ज्यादा होता है इंडिया बहुत ज्यादा होता है। में। इस पे तो जरूर है यहाँ मतलब अंकुश लगाना दो जरूर चाहिए। दो बातें आपने बोली। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट या रेरा का भी रोल होना चाहिए कि भैया प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो आप हिसाब से बढ़ाएं, ये नहीं कि जो मर्जी प्राइस बढ़ा दें, राइट। और अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, यू हैव टू जस्टिफाइड ऑल्सो, करेक्ट। हम्म, जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में होता है कि वहां अगर प्राइस अगर इतना बढ़ जाते हैं तो वहां की जो अथॉरिटीज है वो उनको वहां पे अकाउंटेबिलिटी कि आप इतने प्राइस नहीं बढ़ा सकते, करेक्ट। यू यस कैन यस। नॉट स्केल द प्राइस अपने मन की इवन मर्जी नहीं की वहां पे। इवन की रेंटल नहीं स्प्लिट कर सकते,
मैं हम्म अभी आपको कैसल का वाक्य बताता हूँ यूके में। वहां क्या हुआ कि एयरबीएनबी काफी जगह चलने लगे। तो हुआ क्या कि हम्म एयरबीएनबी की वजह से कि रेंटल बहुत एस्केलेट कर गए। तो हम्म गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि रेंटल एस्केलेट किए तो वहां पे क्या यूनिवर्सिटी है, दो, एक नॉर्थ अम्बिया और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी। हम्म तो हम्म स्टूडेंट को जो एकोमोडेशन है वो महंगी हो गई, सारी चीज महंगी हो गई हम्म वहां पे। जो हम्म। टूरिस्ट है उनके लिए महंगे हो गए सारी चीजें। तो करेक्ट। गवर्नमेंट ने हम्म सर्टेन एरिया में एयरबीएनबी बैन कर हम्म दिया। जब आप एयरबीएनबी नहीं चलाएंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस नीचे आ जाएंगे। तो आप गवर्नमेंट को कुछ इस टाइप के स्टेप उठाते रहना चाहिए बीच बीच करेक्ट में। आप उसकी करेक्ट करेक्ट। मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को बट कि यहाँ पे होता एटलीस्ट। नहीं है, राइट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं होता है कि एटलीस्ट देखिए, अब नोएडा में जो व्यक्ति आज की डेट में 1 लाख रुपए सैलरी, ऐसी 1 लाख रुपए सैलरी होती कितने लोग। अब करेक्ट। यहाँ पे 2 BHK की वो रेंट पे लेने जाता है तो 25-30 थाउजेंड का। तो सो रेंट हो गया। कैसे सरवाइव करेगा। क्या करेगा, करेक्ट। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है इससे कि वो सरवाइव करे ना ना करे। अब वो अपने मन मर्जी रेंट चार्ज करेंगे और सारे कुछ चार्ज करेंगे नहीं वो नहीं, ओबे पैसे रेंट दे। के लिए आप कैसे मना कर सकते हैं, मेरा फ्लैट है मैं तो अपने चार्ज करूंगा, उसके लिए मना नहीं कर सकते आप। हाँ, हम्म लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए ना जिससे किस चीज हम्म पे, एक तो यहाँ क्या होता है कि हर चीज को एक ही जगह लेके आते हैं समेट के, एक ही हम्म जगह पे सब बनेगा। आप थोड़ा स्कैटर्ड करिए हम्म ना। आप मेट्रो हम्म। चलाइए, आप खुर्जा में चीज बनाइए, आप वहां बड़ी करेक्ट कंपनी लेके आइए और वहां पे आप सब करेक्ट कुछ बनाएंगे तो ओबियसली लोग वहां रहना पसंद करेंगे। तो क्या होगा, करेक्ट। लैंड के रेट नहीं बढ़ेंगे, हर चीज अफोर्डेबिलिटी में रहेगी लोगों को। भाई हम्म। गवर्नमेंट का काम है लैंड प्राइस अप्रिशिएट ना करवा के लोगों को घर देना, लोगों को कर जरूरत देना। की चीज प्रोवाइड कराना उनको। राइट राइट, बहुत अच्छी बताई आपने। अगर लखनऊ विल बिकम आईटी हब तो लोग नोएडा क्यों आएंगे, वही लोग रहेंगे क्यों अपना आएंगे, बिल्कुल कानपुर नहीं वाले आएंगे। और उधर के लोग जो आप है, गोरखपुर राइट। बना दीजिए, क्यों आएंगे लोग तो। क्यों आएंगे लोग, तो ठीक बात भाई है। आप देखिए नोएडा में मैक्सिमम पब्लिक है कहाँ की, यूपी बिहार की पब्लिक है। करेक्ट। यदि आप पटना में अच्छा डेवलप कर देंगे, बनारस में डेवलप कर देंगे, क्यों आएगा यहाँ पे। राइट राइट राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मुझे रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला सवाल। और अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर रियल एस्टेट में कहाँ, प्लॉट लेना चाहिए, लैंड लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, विला लेना चाहिए, दुकान लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन से शहर में करना चाहिए। 3 क्वेश्चन है। देखिए, डिपेंड करता है कि यदि आप एप्रिसिएशन चाह रहे हैं और कुछ रिटर्न भी चाह रहे हैं तो हम्म। बट नेचुरल है कि आप कॉमर्शियल में जाए। ओके। कॉमर्शियल में क्या है कि आप प्लॉट लेंगे तो क्या है कि प्लॉट की प्राइस तो अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन आपको रिकरिंग कुछ नहीं मिल रहा आपको रेंटल इनकम नहीं मिलेगी, राइट राइट। है रेंटल में। तो बेटर ये है कि आप कॉमर्शियल में जाएं या शॉप ऑफिस या किसी चीज में जाएंगे तो वहां आपको एटलीस्ट रेंटल इनकम मिलेगी। तो रिकरिंग भी मिल रहा है, प्राइस एप्रिशिएशन भी प्लस रिकरिंग भी मिल रहा है। तो कॉमर्शियल में आप ऑफिस स्पेस रिकमेंड करते हैं या ऑफिस है, कोई शॉप है, रिटेल ये नहीं स्पेस। करते हैं। हाँ, और यदि आपके तो पास जो रेगुलर वो जी। है तो आप प्लॉट भी लेके डाल सकते हैं। हम्म। तो वो रेडी टू मूव होना चाहिए, राइट। आपने ऑफिस स्पेस लिया, रेंटल आना शुरू हो गया, सिंपल रेडी यस, है। हाँ, रेडी टू मूव होना चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला कि इफ यू हैव 1 करोड़ इन हैंड यू कैन गो फॉर ऑफिस स्पेस और एनी रिटेल शॉप जहां पे आपको देते ही पैसा आपको रेंटल आना स्टार्ट हो गया एंड यू आर गेटिंग दी रेंटल इनकम और आपको प्राइस भी अप्रिशिएट कर रहे थे, करेक्ट। यस, और मेरा एक ये अगर कहना जरूरी इसमें है, मैं सॉरी हाँ, रोकूंगा कि आप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड जरूर कराएं। जिसका मतलब कि इससे क्या मतलब हुआ रजिस्टर रेंट करने। एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड मतलब जरूर कराएं। कोई भी ओके। प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे तो आप अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दे रहे हैं तो आप उसमें 10-20 हजार रुपए खर्च करने से परहेज ना करें। नहीं तो कल को जनरली रेंट नहीं देगा तो आप लटक जाओगे। राइट यस, राइट। तो आप यदि आपने उसमें रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया है, हम्म। आप जाके कॉमर्शियल कोर्ट में कहीं केस कर देंगे, 1 साल में आपका मैक्सिमम 2 साल में हो जाएगा और उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। विद पेनल्टी, करेक्ट। यस, तो मतलब उसको मतलब लोग क्या होते हैं ना कि 100 रुपए के या 1000 रुपए, वो आप 1000 नहीं 5000 पे कराइए, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो है। कोई वैल्यू नहीं है, करेक्ट। हाँ, एक अगर 25 साल का यंग लड़का है या 35 साल का है कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति इसको देख रहा है और वो रियल एस्टेट बिजनेस में है या आना चाहता है और वो सक्सेसफुल करियर रियल एस्टेट बनाना चाहता है, तो 2 सवाल है। क्या आप सजेस्ट करते हैं कि यंग लोगों को रियल एस्टेट, क्योंकि देखो अभी भी रियल एस्टेट लगता है यार ये क्या है, मतलब रियल एस्टेट में उनको आना चाहिए। और क्या आप कहना चाहेंगे रियल एस्टेट में सक्सेसफुल करियर कैसे बना, जैसे आपने इतनी सफलता पाई है तो कैसे सफल हो सकते हैं इस रियल एस्टेट मार्केट में, ये ध्यान में रखते हुए कि ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके कॉन्टैक्ट हैं और ना बहुत ओवर स्मार्ट है, समझ गया।
क्या कर सकते हैं? नहीं, रियल एस्टेट अभी बहुत स्कोप है इंडिया में। अभी तो मतलब शुरू हुआ है, समझिए आप। शुरुआत अभी हुई है। अभी शुरुआत हुई है रियल एस्टेट। हम्म। तो ठीक है। अभी स्कोप बहुत है इंडिया में। बहुत हम्म। भाई, जो बाहर से कंपनी जो फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, तो वैसे वो हम्म। रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे ओके। हैं। तो अभी प्रोस्पेक्ट बहुत हम्म। अच्छे हैं। और हम्म। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो ठीक सक्सेस है। तो 100% है। कोई जरूरत नहीं है उसको, आपको पास पैसा नहीं है ना रहे, आपको थोड़े कांटेक्ट करने पड़ेंगे लोगों से। हम्म। और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। काम करता और हूँ। मतलब उसको लॉन्ग टाइम लेके चले, कि ये नहीं कि एक ही बार में मतलब आप हम्म। सोचे कि हम उससे गाड़ी खरीद लेंगे, वो नहीं। हाँ। आप रेगुलर करें, धीरे धीरे आप काम करिए, लेकिन हाँ, पूरी ईमानदारी से। बिजनेस चलना ही चलना है, ना चलने का कोई रीजन नहीं। कोई रीजन नहीं। तो आपने कहा कि रियल एस्टेट बिजनेस का फ्यूचर है, आना चाहिए। और कामयाब होने के लिए पहले तो इनर प्रिंसिपल ऑनेस्टी से काम करना है, नंबर दो लॉन्ग टर्म लेके चलना है, नंबर तीन लोगों को जाके बताना पड़ेगा मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, और आपको लगे रहना पड़ेगा, राइट? हम्म। एक कोई ऐसा वन चीज बताइए, वन थिंग जो कि 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस में आता है, वो क्या है? मैं तो इसको देखिए, मेन कहूंगा ईमानदारी है। और दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ेगा एरिया के बारे में। काफी एरियाज प्रिपरेशन, ऐसे हैं, ग्राउंड वर्क। करेक्ट, प्रिपरेशन, राइट। ये काफी अभी ऐसे एरिया है एनसीआर में जो अपकमिंग है, या वहां अपकमिंग पे है। कोई चीज आ रही है। सपोज दैट हो हम्म। सकता है वहां पे इंडस्ट्री आ रही है कोई। हम्म। तो आपको थोड़ा वाइड इस पे थोड़ा करना पड़ेगा होमवर्क, कि पता लगा कहीं इंडस्ट्री हम्म। आ रही है, तो आप एटलीस्ट जाके, वहां प्राइसेस बहुत कम है। हम्म। अभी रिसेंटली बल्कि मैं गया था, हाथरस जगह है यहाँ पे, यूपी साइड का इंडस्ट्रियल एरिया है। अब मेरे पास हम्म। बहुत फोन आए कि वो वहां तो 5,000 में प्लॉट मिल जाता है इंडस्ट्री का। अब दिल्ली हम्म। वाले आदमी के लिए 5,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी 50 लाख देने जाते हैं, नहीं। तो ऐसे काफी कुछ भी नहीं है। बहुत मेरे पास फोन हम्म। आया था, लेकिन मेरा ये था कि अभी दिला दो वहां पे। तो मेरा ये था कि नहीं, पहले सर मैं हम्म। खुद देख के आऊँ, समझ के आऊँ, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो हम्म। ऐसे काफी चीज पॉकेट्स होते हैं या हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती है। या हम्म। बहुत सी चीजें जो बहुत से बिल्डर या ऐसे हैं जो पैसे बहुत ज्यादा मार्केटिंग में खर्च नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और प्रॉस्पर और ऐसा बिल्कुल नहीं है रियल एस्टेट में। आप नोएडा रह रहे हैं तो नोएडा मार्केट में आप काम कर सकते हैं। हम्म। और आप कहीं भी काम कर सकते हैं उसमें। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काम कर सकते हैं। ऑनेस्टी एंड ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, राइट? यस, यस, यस। सो लास्ट क्वेश्चन है, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड। बहुत सारे नोएडा में, गुड़गांव में रियल एस्टेट जो ब्रोकर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट हैं, आप जैसे लोग, कई बार तो देखा जाता है कि वो बिल्डरों से पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं। मतलब दे आर देख इतना पैसा कमाते हैं कि कई बार तो बिल्डर बिल्डर उनके सामने बिल्डर भी कुछ नहीं होते। तो क्या रियली में इतना पैसा कमाते हैं, केवल दिखाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां? मतलब रियल में इतना पैसा लोग कमाते नहीं, हैं? नहीं, पैसा है रियल एस्टेट में, बहुत हैंडसम अमाउंट है, हम्म। पैसा है, ऐसा नहीं और ये जो बड़ी है। बड़ी गाड़ियां दिखती है रियल एस्टेट प्रोफेशनल के पास में, वो रियल गाड़ियां, राइट, राइट। नहीं, नहीं, बट रियल बहुत से गाड़ी लोग है, ठीक है, लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं। मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है लाइफ में। करेक्ट। तो एक ही डील में फिर पता लगा बहुत कमा लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो उसको सस्टेन करते हैं तो फिर वो उस इनकम को आगे मेंटेन भी कर पाते हाँ, हैं, हाँ, राइट? obvious। नाउ जस्ट कमिंग द फाइनल रफ डायरेक्ट दिल से, एक ही बार में जवाब देना है आपको, विल बी आस्किंग हार्ड क्वेश्चन। एक गलती जो आपने अपने करियर में करी, जो आप आज भी उसके लिए पश्चाताप करते हैं कि शायद आपने नहीं किया होता तो अच्छा रहता, व्हाट इज दैट वन मिस्टेक यू मेड इन योर एंटायर करियर? बहुत डीप वर्क ना करके, विश्वास करके किसी चीज को कर लेना, ओके। उसकी फेस गुड। वैल्यू पे, फेस बस वैल्यू पे वो आके। थोड़ा रिग्रेट करता है। ठीक है। जो आपने वो प्लॉट में किया था उसके साथ में किया था, राइट, जो आपने? मैं एक और भी केस था, तो मतलब होमवर्क मतलब जरूर है हम्म। करना। ठीक है। कल व्हाट क्या वन था, एडवाइस? आज क्या है, हमें उसके आज पे करना है। ओके, सो वो आपने किया था जो इसे, यू अगेन यू आर सेइंग यू शुड वेरीफाई, डू नॉट ट्रस्ट ऑन द ऑन अ यस, 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 ऑन द वर्ड। यस, वन यस। एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑडियंस जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इवन जो लोग काम भी कर रहे हैं एंड दे वांट टू बिकम सक्सेसफुल एज यू आर, सो व्हाट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू द पीपल हु वांट टू बिल्ड सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस?
इसमें ये है कि आप ईमानदारी के साथ काम करिए और क्लाइंट को हर चीज क्लियर बता के चलिए, आप उससे साफ हिडिंग साफ मत बताइए। रखिए। यस, साफ साफ टेल बताइए। टेल ये मत एवरीथिंग, टेल द सोचिए ट्रुथ। वो हम्म। लेगा या नहीं लेगा, डजंट मैटर। हम्म। ठीक है। वो आपको याद जरूर करेगा कि कल के लिए कहीं फंसता है, कुछ होता है तो याद जरूर कि और फिर आपने दोबारा आपके पास ये चल के सुजेस्ट आएगा। किया। यस, वो जरूर आएगा आपके पास। तो इसलिए मेरी समझ से हिडन कुछ नहीं रखना है आपको, जो पता ठीक है है। आपको उसको क्लियर बता दो। तो कभी आपने सोचा कि एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट भी होना चाहिए नोएडा में या इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में? कभी सोचते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हो, ड्रीम प्रोजेक्ट हो? डू यू हैव एनी ड्रीम प्रोजेक्ट इन योर माइंड विच यू वांट टू बिल्ड एंड यू वांट टू गेट इन द नोएडा मार्केट और एनीवेयर इन द कंट्री? एनी ड्रीम प्रोजेक्ट यू हैव इन योर माइंड यू वांट टू मेक कम ट्रू? हाँ, मैं भी एक सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट करने के लिए। मैंने भी लैंड सिक्योर की है। एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व अभी ओपन हुआ है यूपी का, कालागढ़ में, राइट राइट राइट। कालागढ़ के पास। तो बेसिकली क्या है कि हमारा एक यहाँ पॉल्यूशन और तमाम ट्रैफिक, जो लोग बच्चे जिनके सेटल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक ग्रीन अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ वाह। पे लाइक माइंडेड लोग हों। मतलब बेसिकली क्या है कि मुझे पैसे बहुत नहीं चाहिए उसके, मुझे हम्म। उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए ओके। जो एक साथ लोग हों। तो एक उसका एक साथ जिंदगी में। का अलग मजा है, जो करना था करेक्ट। जिंदगी कर चुके हैं। और हर मतलब मुझे लगता है लोगों को अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं डिसाइड करना चाहिए। करना चाहिए, करेक्ट, जिंदगी की ऑब्वियसली बात भाग है। दौड़ है, आप कितना भी भागिए उसे एंड कोई लिमिट देयर इज नो लिमिट, कोई नो लिमिट ही नहीं है लिमिट, नो इसकी। लिमिट। कोई यस। लिमिट नहीं। करेक्ट। सो आप वहाँ पे कुछ डेवलप कर रहे हैं, बट आप उन लोगों को लेना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं जो लाइक माइंडेड लोग हों और एक्चुअली यस, में दे वांट टू लिव टुगेदर एज ए फैमिली, एज ए कम्युनिटी, राइट? जो पहले गांव में कल्चर होता मतलब था, राइट? मैं उनको बेच रही हूँ, मैं उनसे परचेज कर रहा हूँ, आप ये मानिए। परचेज कर रहा हूँ, जो करेक्ट है, इंटेलेक्चुअल यू आर प्रॉपर्टी बाइंग है देम। वो परचेज कर रहा हूँ। यस, आई एम करेक्ट नॉट सेलिंग, करेक्ट आई एम करेक्ट। बाइंग। सो आर यू ए स्पिरिचुअल पर्सन और मनी माइंडेड? क्या चूज करेंगे? नहीं, पैसा तो देखो जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ बहुत जरूरी पैसे है। की भूख नहीं। जरूरी होना भूख होने में बहुत डिफरेंस है। तो मुझे अंतर है। जरूरी है लेकिन भूख नहीं है पैसे की। तो आप पैसे के लिए अपने अपने जमीर को बेचने वाले में से नहीं नहीं, है, राइट? वो नहीं, कभी नहीं किया बिल्कुल। जिंदगी में, आपने बता ही हाँ, दिया, करेक्ट। यस, यस। तो क्या आप ये मानते हैं कि देयर इज ए गॉड या कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, पैसे खत्म हो जाए तो घी उधार लेके खाओ, इसके बाद क्या देखा किसने? या आप विश्वास करते हैं देयर इज ए गॉड एंड जो भी आप करें उसका फल भोगना पड़ेगा आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल है, वो इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। इसी जीवन में हम्म। भोगना पड़ेगा, इसके लिए बहुत कहीं जाना नहीं है तो यही भोगना पड़ेगा। आप भगवान में विश्वास हाँ, करते हैं, obviously, भगवान? obviously विश्वास करता हूँ भगवान पे। ठीक है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो रियल एस्टेट में कैश आता है, जो ब्लैक मनी आती है, क्या वो पॉलिटिशियंस का होता है, किसका होता है जो रियल एस्टेट में पैसा आता है, कैश जो आता है? सब जगह से आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिशियन ही ब्लैक मनी सबके पास होती है। इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो वहां से जनरेट हम्म। करता है। हम्म। हर आदमी के अपने रिसोर्सेज होते हैं जनरेट करने क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स का पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होना जरूरी है मार्केट में सक्सेस होने के लिए? के। क्या नहीं, उनके ऊपर दबाव बिल्कुल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो डिपेंड तो करता है पर्सन टू पर्सन। क्या वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां उनके ऊपर खड़ी रहती हैं ऐसे करके, नहीं ये करना है तो देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है या नहीं है? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। ये आप किसी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो हो जाएंगे आप। लेकिन कोई हम्म। जबरदस्ती तो कोई मुझे अपने साथ एसोसिएट नहीं कर सकता है ना, यदि वो मैं ना नहीं है। चाहूँ तो। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे नोएडा की मार्केट में देखा जाए तो जब मायावती की सरकार थी तो कई सारे बिल्डर बहुत फ्लोरिश कर रहे थे, फिर खत्म हो गए। फिर अखिलेश यादव सरकार आई तो बहुत सारे बिल्डर उठे, फिर खत्म हो गए। अब बीजेपी आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये शायद बिल्डर इसलिए चल रहे थे बिकॉज इनका पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन था, पर जैसे सरकार खत्म हुई तो बिल्डर भी खत्म हो गए। तो ऐसा है कि मैं नाम नहीं ले सकता, बट यस। ये तो हिंदुस्तान में चलता आया, चलता रहेगा, आज भी है। ये खत्म नहीं हो सकता। ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि भाई जिसने करना है वो करेगा करेगा, तो जिसने करेगा, करना है वो करेगा। करेगा करेगा। करते आए हैं, कर अवेयरनेस। रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है। कभी किसी बिल्डर से आपका झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है किसी कस्टमर के हक के लड़ने के लिए और आप बिल्डर से लड़ गए हो, आमने सामने होगी हो, तू तुम्हें होगी हो? मेरे ज्यादातर से हुआ है। अच्छा। मतलब ज्यादा बिल्डर से होता है हाँ, आपका इस सब चीजों के लिए? होता किस है। लिए होता है, मुद्दा लेकिन क्या मुझे रहता है? मुद्दा अपनी यही ईगो के रहता लिए है कि होता है या क्लाइंट के लिए रहता है? कमिट क्लाइंट के लिए, क्लाइंट कमिटमेंट। के लिए। बिल्डर यही बोलते हैं कि तुमको जो लेना है वो लो, तुम क्लाइंट के लिए क्यों परेशान तुम हो रहे हो। क्यों लेकिन मुझे चौधरी बन लगता रहे है हो, तुम क्यों चौधरी बन रहे कि हो? यस, हाँ, तो मेरा ये रहता है कि वो मेरा क्लाइंट है। मैं उसको झूठ नहीं बोल सकता हूँ उससे। तो इसलिए मेरा झगड़ा होता है कि आपने जो चीज जब सेल की जिस कंडीशन पे, अब आप हम्म। कंडीशन इसमें क्यों इम्पोज कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं। हम्म। लेकिन
इसी बात को लेकर होता है, और मतलब 80% से होता है। तो उस इसीलिए कंडीशन मैंने में क्योंकि आप लगभग भी एक स्टेप जी। मतलब जो भी प्रोफेशनल बिल्डर है इसी के साथ मैंने काम करना चालू किया है, और बाकी के साथ मैं सीधी काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप एक स्टेब्लिश प्लेयर है मार्केट में, तो जब आप अपने क्लाइंट के लिए फाइट करते हैं तो फिर बिल्डर को सुनना पड़ता होगा, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि स्टेब्लिश प्लेयर है और कल को दिक्कत भी हो सकती है। तो बिल्डर आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते, मानते सुनते भी नहीं या है? नहीं भी मानते हैं, वो तो दोनों डिपेंड बातें करता होती है। है, राइट। हाँ हाँ, दोनों चीज। ठीक है। अगर इन सारी बातों को समराइज करना हो, अगर वन थिंग, एक प्रिंसिपल आपकी जिंदगी से लेना हो, आपके 27 साल का तजुर्बा, लाइफ में एक्सपीरियंस, रियल एस्टेट से, एज ए पर्सन से, तो एक प्रिंसिपल जो आप शेयर करना चाहेंगे, वन थिंग विच इज लाइक यू वांट टू समराइज द होल थिंग, वन उसमें ही सिद्धांत, आप वन हर जगह, प्रिंसिपल। हर जगह आप अपने को रख के देखिए बस। ओके, put yourself in customer shoes, you will not make many mistake, right? यस। Okay. So Anup ji, really thank you very much, you had a wonderful discussion. I'm sure आपने बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दिए जो आपने शायद सोचा नहीं था कि सवाल आ सकता है, right? Did you enjoy that? Yes, no? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम So चाहे तो दोबारा भी। दोबारा मिलेंगे जरूर। तो दोस्तों, तीन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी ऑडियंस। पहला सवाल ये कि ऐसा कौन सा सवाल रह गया है जो मैंने नहीं पूछा आपसे, वो आप टाइप करें। दूसरा, अ, आप क्या इससे सीखे हैं वो भी टाइप करें, और किस तरह के टॉपिक में आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो टाइप करें। अनूप सजान जी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, और आप अनूप जी अपना नंबर बता भी सकते हैं, अपना नहीं अपने सेक्रेटरी में बता सकते हैं। तो इफ एनीबडी वांट टू मीट, या आपका जो ईमेल आईडी जो कॉन्टेक्ट है हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, तो if anybody want to contact they can come to your secretary and then they can come to you, right? एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। Yes, yes, so thank you very for that, and we'll see you very soon. Take care, God bless. धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।